जी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद सबको। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी के कर्नल अजय रायना जी। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, वेलकम है आपका और शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपने बुलाया, और सबको देखने सुनने वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आप देख रहे हैं। जी जी, तो व्यूअर्स, जैसे आपने देखा होगा, हमारा आज का डिस्कशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्पेशली ये मैं काफ़ी देर से ये डिस्कशन करना चाहता था, क्योंकि एक बहुत सारे कर्नल साहब क्वेश्चंस है, स्पेशली बीइंग अ सिख, ठीक है, और स्पेशली बीइंग अ सिख फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे अंदर एक जो खालिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो कंपेयर टू जो असल पंजाब में जो सिख हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं व्यूअर्स को बस ये बोलूँगा कि जस्ट बिकॉज़ के कर्नल साहब मिलिट्री में थे, स्पेशली जो सिख व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। बट जो अपने ਜਿਹੜੇ मेन क्वेश्चंस हैगे हैं वो मैं पूछूँगा, और जितना हो सका कर्नल साहब की उसके ऊपर जो है हम फीडबैक लेंगे, ताकि कुछ क्वेश्चंस के जो है क्लैरिटी मिले। कर्नल साहब, सबसे पहले ना एक मेरा सवाल ये है कि जो भिंडरांवाले थे, वो इतने पावरफुल कैसे बन गए? अभी देखें, हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो हमारा पूरा जो बॉर्डर है उसको सेफगार्ड करती है, क्योंकि पाकिस्तान, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमारा नेबर बहुत अच्छा मिला है हमें। तो उसके बावजूद पंजाब में इनके हाथ में इतने हैवी ड्यूटी वेपन्स ये कहाँ से आए? ठीक है? और इवन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक्चुअली चाइनीज़ AK-47s जो थी, आई थिंक 56 जो भी इनको बोलते हैं, वो इन टेररिस्ट के हाथ में ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। जी। संगा साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं उस ट्रेडिशन से आता हूँ, लेट मी स्पीक इन पंजाबी, कि साडे भी खानदान च वड्डा बेटा सिख ही बंदा सी। इनफैक्ट माई ग्रैंड फादर वाज अ सिख। अच्छा जी। मान सिंह वाज हिज नेम, एंड देन ऑफ कोर्स ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ थिंग्स चेंज for personal reason, family reason, only son, and then we reverted back. Anyway, coming back to your question, देखो जी, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੂ से we have to see. Bhindranwala's rise, we all know, was courtesy Mrs. Gandhi और कांग्रेस। पॉलिटिकल आप अपना जो एम है उसको अचीव करने के लिए, जब आप कहते हैं ना कि गुड बैड अगली सब जाए, सी हमारे भारतीय सभ्यता में एक कहावत नहीं है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। लेकिन वहाँ यही हुआ कि अकालियों को नीचे लगाना था, किसी को खड़ा करना था, एक फायर ब्रांड यंगस्टर मिला, फिर लेगेसी भी थी दमदम टकसाल की, पीछे से उनका जो चल रहा था ऑफ कोर्स गुरु परिवार के साथ जो रिलेशन, तो वो एक उनको अच्छा मोहरा मिला। और भिंडरावाला को मैं ऐसे देखूंगा कि एक यंग एम्बिशियस रिलीजियस लीडर, और एक बड़ी एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे लेगेसी है उस टकसाल की। उसके कंधे के ऊपर जब इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत ने हाथ रख दिया, तो कोई भी यंगस्टर जो है ना, उसका थोड़ा सा कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल जाता है। तो उनका राइज का एट्रीब्यूशन तो स्ट्रेट वे ठीक है, वो बहुत बड़ा अच्छा स्पीकर था, बड़ा उसकी होल्ड था, फॉलोइंग थी, पर्सनल एग्जांपल्स भी उसकी ठीक ठाक थी, कोई ऐसा उस पर आरोप नहीं लगा जैसे लग जाता है धर्म गुरुओं पे अक्रॉस द रिलीजन, वो दैट आई ग्रांट। बट फैक्ट रिमेन्स कि उनकी राइज के पीछे, और फिर उनको अपीज किया गया नो, जब एसपी साहब जाते हैं सरेंडर लेने के लिए, वो जूते खोल के अंदर जा रहे हैं, उनको अंदर बुलाया था कि अंदर आओ, और केशधारी सिखाएगा तो सरेंडर करूंगा, उन्हें डिक्टेट करते रहे। और फिर निरंकारी और अकाल, ये जो पंगा चल रहा था पैरेलल, तो उसमें जो लोकल पॉपुलरिटी थी और जो राइज था भिंडरावाला का, वो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। अब हथियार कहाँ से है, इसको समझने के लिए हमें आईएसआई के हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा। मैंने किताब लिखी थी अनहोली जिहाद, मैं आपके दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, मैंने 29 किताबें मैं लिख चुका हूँ, 30वीं पब्लिश होने जा रही है। और मेरी सारी किताबें जो मिलिट्री हिस्ट्री और खास करके जम्मू एंड कश्मीर और इस यहाँ पे होती हैं। तो एक टाइम था जबकि पंजाब में जो हो रहा था वो जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू रीजन को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन आईएसआई का गेम प्लान बड़ा क्लियर था। देखिए, ऐसा होता है कि घर के अंदर जब कमज़ोरी होती है ना, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपने बड़ा सही डिफाइन किया कि एक बड़ा खूबसूरत हमें मुल्क मिला पाकिस्तान, उसको तो मौका चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसने पहले 47-48 में कश्मीर में घुसने की कोशिश की, जबरदस्ती घुस गया, धोखा किया, जो भी किया, यूएन ने उसको बचाया। 65 में चाइनीज़ मॉडल के ऊपर उसने इन्फिल्ट्रेशन करके अटैक आया, मार पड़ी, हम तो लाहौर पहुंच गए। फिर 71 में 2 टुकड़े हो गए, और उसको ये समझ आ गई कि अब मैं भारत के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं जीत सकता। तो उसको
लॉन्च करनी पड़ी प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में नेचुरली अगर मैं एक फौजी हूँ और मेरे को किसी देश में प्रॉक्सी वॉर लॉन्च करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा फॉल्ट लाइन का है। तो अभी सिख हिस्ट्री की जो फॉल्ट लाइन है वो ब्रिटिश इरा, हम सबको पता है, हम हिस्ट्री में अब क्यों जाए, वो SGPC कैसे बनी और वो क्या, वो तो सबको पता है, इस डॉक्यूमेंटेड। जी और उस टाइम आप ये मान के चलें कि ये जो बॉर्डर था हमारा पंजाब का एज वेल एज राजस्थान का और JNK का, ये सील्ड नहीं था, यहाँ पे फेंस नहीं था। और मैनुअल निगरानी आप कर रहे हो जब आपके पास आज की जो स्टेट ऑफ आर्ट, जैसे इसराइल ने लगाया था तो भी गाजा अंदर घुसा है वो, अदरवाइज आज जैसा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, आपका फेंस नहीं था। आपको याद होगा उन दिनों, मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, बट हमने ये देखा हुआ है कि खेत से खेत मिलता था, पाकिस्तानी खेत खत्म हो रहा है और हमारा शुरू हो रहा है, और सेम फसल उग रही है, और जी उसमें कितना कुछ हो सकता था। तो हथियारों की अवेलेबिलिटी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज जब एक पाकिस्तान को एक मौका मिला और एक फिशर उसको दिखा, एक फॉल्ट लाइन दिखी, और अंदर जो हमारी अंदर की पॉलिटिक्स थी उसने उसको उस मुकाम पे ले गई कि देश का जो हित था, या एक कम्युनिटी का हित था, या पंजाब स्टेट का हित था, वो साइड पे रह गया, वो किसी को वरी नहीं था। अब प्रॉब्लम ये था कि मैंने क्या अचीव करना है। उस जो खिचड़ी पक रही थी उसमें उन्होंने अपना बड़े फर्स्ट क्लास, जो वो जाने जाते हैं कि सामने से लड़ाई लड़ नहीं सकते, मार खा चुके थे, देश के 2 टुकड़े हो चुके थे, उनका ऐसे करते हैं। एक वॉरियर कौम है सिख कम्युनिटी, इनके साथ इनके जो गदर मचा हुआ है अंदर, क्योंकि देखिए अकाली वर्सेस भिंडरावाला, निरंकारी वर्सेस अकाली, और कांग्रेस का अपना रोल, फिर दरबारा सिंह, लोगों विनो, और SGPC भी उस टाइम आप देखो, जब ये अंदर, जब बाद में जब हम आएंगे उस स्टेज में, जब बबर खालसा भी था और भिंडरावाला के भी सारे, तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा एक गमचोल मचा हुआ था। कौन क्या, कौन किसको कंट्रोल कर रहा था, वाज वेरी डिफिकल्ट टू रियली से। तो ऐसे हालत में मैं इतना ही कहूँगा संक्षिप्त में कि पड़ोसी मुल्क जो कि जिसकी इंटेंशंस कभी भी ठीक नहीं थी, उसने एक मौका देखा। हमारे वालों ने यहाँ पे एक भिंडरावाला नाम के शख्स को तैयार किया, और जल्दी होता गया कि बाहर वाले गुमराह करते हैं, लेकिन गुमराह यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने वो उसका इनकैश करा लिया। उन्होंने उस आग के अंदर एक थोड़ा सा जो दे सकते, तो उसमें मिलिट्री हार्डवेयर का आना। और अगर आप देखेंगे जब ब्लू स्टार हुआ था, ठीक है, उसमें RPG भी फायर हुई, उसमें SLR भी आई जो स्नैच की हुई थी, कार्बाइन्स तो थी, ऑटोमेटिक्स थे, AK सीरीज बाद में ज़्यादा आई, लेकिन आज के हथियारों से अगर आप कंपेयर करोगे तो इतना कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं था। कई कई लड़कों के पास तो एयर राइफल भी थी। तो अच्छा जी कुछ लोग, और पंजाब में देखो एक कल्चर भी है, हर घर में हथियार। आप पुराने वीडियो देखें अगर, तो लड़की गाना शो चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, गाना चल रहा है, और सारे बैठ के बंदूक, मतलब शान समझे, वॉरियर कौम है। हम इधर ऊपर जो डुगर प्रदेश हमारा जम्मू, हमारे भी यहाँ ये कल्चर है, तलवारें तलवारें लेके जाना, ये जो लड़ती हैं कौम है वो ऐसे करती हैं। तो वो हथियार प्लस बाहर से आए ऑफ कोर्स, एंड प्रोपेगेंडा बहुत उस ज़्यादा प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान रेडियो ने जो प्रोपेगेंडा किया उन दिनों, और एक नौबत ऐसी आ गई थी कि हमें लग रहा था यहाँ बैठ के, मैं तो बहुत यंग था, बट ऑफ कोर्स मैं उससे मैट्रिक कर रहा था, मैट्रिक मैं इतना छोटा भी नहीं था, मैं उसमें को पूरी याद है। तो ये लग रहा था कि आज अनाउंस हुआ कि कल डिक्लेरेशन हुई, कल किसी ने आज़ादी की डिक्लेरेशन कर देनी है यहाँ से, और ये प्लान था भी। तो हार्डवेयर जो आप कह रहे हैं कि कैसे आया, एक तो बॉर्डर पोरस था, एक पाकिस्तान का जो एक ही चीज़ थी वो जो पंजाब में दे सकते थे, आज ड्रग्स दे रहे हैं, तब हथियार देते थे। वो उन्होंने किया, लेकिन उसकी स्टार्ट जो है वो हमारे घर के अंदर से हुई। ये गलतियां हमें मानेंगे तो हम आगे आगे की तरफ देख पाएंगे, नहीं तो फिर हम वही, मैं आपको ब्लेम करूँ, आप मेरे को ब्लेम करो, हम तीसरे को ब्लेम करें, वी विल रीच नोवेयर। जी जी, अच्छा आपने ना, पहले मैं आपको ये चीज़ जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि मैं पंजाबी, हम जो है ना सिख जो हैं, आपको पता है हम तो बोलते ही पंजाबी हैं आपस में, भले आती नहीं होएगी लेकिन बोलेंगे पंजाबी आपस में। तो मेरी जो हिंदी है मैंने बोली ही सिर्फ़ पाकिस्तानियों के साथ। तो जब मैं हिंदी बोलता हूँ ना तो मेरे में थोड़ा-सा टच उनके वाला है, ठीक है? इतना मैं उनको जानता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि जो हमें भाईचारा हमें वो फ़ील कराते हैं ना, पर्सनल लेवल से, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम तो एक ही कौम है। हमारे ऊपर तो पता नहीं क्या हो गया, 47 में कौन केड़ा उजाड़ पै गया, पता नहीं की हो गया, चंगे भले आपां ते भरा वां, ठीक है? तो आई थिंक, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए, ज़िया उल हक जलंधर का था, ठीक है? वो फ़ौजी था जब पाकिस्तान जो है जन्मा और भारत का पार्टीशन हुआ, वो फ़ौजी था, ये नहीं है कि वो बच्चा था। तो उसके अंदर भी वो था, वो कि उसका जलंधर गया है। मैं बार-बार पंजाबियों को ये बताता हूँ कि हम बोलते हैं साडा लाहौर गया, साडा कसूर गया। नहीं जी, उनके दिमाग में उनका पटियाला, उनका जलंधर गया। तो इसने भाईचारा का जो है ना, इसको डाला होगा भिंडरांवाले को, क्योंकि जो
सोच आज हमें ये देते हैं ना कि हिंदू तो गंदा है, हम एक रब को मानने वाली कौम है, हम में ऐसे आपको पता है जो स्टीरियोटाइप्स इन्होंने जो आजकल खालिस्तानी भी वही यूज़ कर रहे हैं, सेम वो जो हिंदुओं के 2-4 हैं इनके पास। तो इन्होंने भाईचारा के नाम पे ये जो है ना कि कश्मीरी को तो बाद में जाके बोला कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले इन्होंने पंजाब में एक्सपेरिमेंट किया है कि इंडियन जो स्टेट है वो क्या इसका आंसर देती है अगर हम ऐसे इंसर्जेंसी कराते हैं। और देखो आपने सेम ब्लूप्रिंट ये बहुत कम लोगों को पता है। ये चीज़ पहले पंजाब में हुई है, सेम डिट्टो। बसों से उतार के हिंदुओं को मारना, प्लान तो यही था कि हिंदू पंजाब छोड़ के चला जाए। पंजाब में वो फेल हुए, कश्मीर में चलो वो सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ में, ठीक है? तो ये इनका जो बेस था पंजाबी भाईचारा के नाम पे इन्होंने ना कि हमें भी बताया जाता है सानू वेखो ਅਸੀਂ आज़ाद हाँ, पंजाबी साडा शान है। हालाँकि वो 55 से 60% उनकी आबादी है पाकिस्तान में पंजाबियों की। ये दुनिया की वाहिद कौम है जिन्होंने मेजॉरिटी में होकर अपनी ही बोली जो है उसको बैन कर रखा है और वो हमें वो बताते हैं कि हम गुलाम हैं, ठीक है जी? तो यही चीज़ें उन्होंने बताई होंगी, तो ये बातों में आ गए कि वाक़ई जी हमें तो गोरों ने अलग किया है। ये चीज़ तो नहीं ये भी सोचते आज भी कि गोरों ने नहीं भाई तुम्हारे जो पाकिस्तानी आज के पंजाबी हैं, उन्होंने अलग करवाया। उन्होंने वोट डाली मुस्लिम लीग को। हालाँकि 95 के 98% मुस्लिम्स ने वोट डाली मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए। तो आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बताई है कि बॉर्डर पूरा सील नहीं था। ये बात मुझे नहीं पता थी कि अप टू 80s हमारा बॉर्डर जो है ना पूरा सील नहीं था। और जो खेत की बात तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे भी ये जो माझा एरिया है, उसमें रिलेटिव्स हैं दूर के। तो एक मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं कि जिनका आज भी ऐसे है कि वो फेंस लगा हुआ है और यू कैन लिटरली सी द अदर साइड और बातें भी आप कर सकते हो उनके साथ। और वही आपकी बात है कि सेम फसल लगी होती है कि अगर बीच में वो फेंस ना तो यू कैन टेल द डिफरेंस के कहाँ भारत है, कहाँ आप पाकिस्तान में हो। तो बाद में ये जो इंदिरा गांधी की इसको बनाने की आपने बात की है, ये बात हमें शुरू से बताई गई थी। इवन शुरू से मुझे उसामा बिन लादेन का एग्ज़ाम्पल देके बताया गया था कि जैसे उसको सीआईए ने बनाया, इसको कांग्रेस ने बनाया था अकाली दल को जो है वीकन करने के लिए, उनका वोट बैंक जो है उसको स्प्लिट करने के लिए। अच्छा जी बाद च की होया? बाद च की होया? जट कोले पावर आ गई, जट कहंदा मैं दसदा, ठीक है? तो जो भी ये जैसे हमने बोला कि भिंडरांवाले के ऊपर कोई भी ऐसा जैसा आजकल के जो गुरुज़ होते हैं, जहाँ रिलीजियस लीडर्स होते हैं, इनके ऊपर केस पड़ते हैं, हमें पता है कितने रेप केस पड़ते हैं, मोलेस्टेशन के वगैरह-वगैरह, उसके ऊपर ऐसा कोई नहीं था। और इस चीज़ में तो मैंने भी कभी भी नहीं ये बोला कि जो शुरू में वो था, कि वो संत नहीं था, ठीक है? लेकिन जब आपके पास पावर आ गई, इन्फ्लुएंस आ गई, उसके बाद आपने उस पावर का क्या किया? उससे ये डिसाइड आपके एक्शन करते हैं आपकी लेगेसी को कि क्या आप संत थे या नहीं थे। ठीक है? तो डेफ़िनिटली पाकिस्तानी जो हैं वो इन्फ्लुएंस उन्होंने बहुत की थी और ये एक्सपेरिमेंट था। जी, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे कि पंजाब में उन्होंने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट किया है पहले? बिल्कुल, मैं तो वो अपनी बुक की रेफरेंस दे रहा, बीच में बात मेरे दिमाग से साइड पे रह गई। उस बुक में मैंने बड़ा प्यार से एक्सप्लेन किया कि कैसे पाकिस्तान आईएसआई ने एक मॉडल अपनाया कि जो हीट है पंजाब के अंदर, उसको एक लेवल के ऊपर ना जाने दें, गर्म करके रखें उस पॉट को, उसको कहते हैं ना कि उसको बॉयल ना करने दें, मेल्टिंग पॉट रखो। और फिर जब कश्मीर की कहानी शुरू की तो उन्होंने कहा हमारे पास 2 बर्नर हैं। ईरान के मैसेज से 4 बर्नर थे, हिजबुल्लाह था, हमास था, अपना मलेशिया था और अपनी कन्वेंशनल वॉर थी। तो उन्होंने इस गेम को खेलने की कोशिश की कि हम, क्योंकि पंजाब को एक लेवल के ऊपर ले जाते हैं ना, तो फिर आर्मी एक रिटेलिएशन भारत की तरफ से हो जाती, मिलिट्री रिटेलिएशन मजबूरी में होती, लेकिन हो जानी थी। वो समझदार थे, 65-71 की मार खाई हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई इसको 1 पॉइंट के ऊपर लेके नहीं जाना। वो जो 1 पॉइंट के ऊपर नहीं लेके जाना ना, वो भी जैसे भिंडरावाला ने इधर इंदिरा गांधी को आंखें दिखाई, वो उनके भी काबू से बाहर हो गया। पाकिस्तान का बस चलता तो इसको ऐसे घसीटते रहते, लोगों के दिमाग खराब करते रहते, नया प्रोपेगेंडा फैलाते और एक एंटी इंडिया फीलिंग जो है उसको बड़ा करते हैं। लेकिन हुआ क्या, 2-3 चीज़ें हो गई और ये फ़र्क हमारी लोगों को, यंग जनरेशन जिन्होंने वो टाइम नहीं देखा, समझना पड़ेगा। आज कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कुछ करता है तो पूरी की पूरी कौम उनकी चुप करके बैठ जाती है। जब पंजाब में हुआ तो आपके बहुत सारे इज्जतदार मोअज़्ज़िज़ सिख थे जिन्होंने उठ के बोला, गोली खाई उसके बदले में, मारे गए, ये भी सच है, लेकिन उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने कहा। इनफैक्ट जब ब्लू स्टार के जब डिजर्शन हुई और लोग फौज से भागे, मैं कितने केसेस को जानता हूँ जहाँ बेटा भाग के घर पहुंच गया, बिकॉज भाग तो लिए, अब पता नहीं करना क्या है, भागे बिना हथियार के, घर पहुंचे तो घर में बैठा हुआ बाप जो एक्स फौजी, तो माँ और बाप अपने बेटे को पकड़ के पुलिस स्टेशन में जमा करा के आए। तो ये एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी ना, देखो मार्शल कौम होना
सिर्फ लड़ाई को नहीं कहते, मार्शल कॉ में कोड ऑफ कंडक्ट होता है सोल्जर का। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो था ना, उसमें पंजाब का ये जो जिसको कहते हैं टोटल डिवेस्टेशन होने से बचाया। अदरवाइज वहाँ पे ठीक है लाला जगत नारायण भी मारे गए, लेकिन सिख लीडर्स भी मारे गए। और जैसे आपने भिंडरावाला की बात की, जब उनको भाई करतार सिंह की लेगेसी की लेके जब आए तो उनकी एक इज्जत बनती थी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन वही एक यंग एज, अगर उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता और उन्होंने अपनी सर्जरी रिफ्यूज ना की होती तो शायद ये इसका भी नंबर ना लाता, शायद 10 साल बाद संभालता गद्दी, तो हो सकता है एक मेच्योरिटी होती। बट वही एक आप यंग लड़के के ऊपर एक बड़ा सा हाथ, इंदिरा गांधी से लोग जो मिलते थे वो इतने इंप्रेस होकर आते थे कि पता नहीं किससे क्या देख लिया, तो उसके बाद पावर हजम नहीं होती, और वो किसी को भी हजम नहीं होती। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक यंगस्टर को आप इतना पावरफुल कर दो, तो वो उसामा बिन लादेन तो फिर भी बड़ा मेच्योर था जब वो इस कांड में पड़ा। ये तो ही वाज वेरी यंग एंड हो गया, एक्सप्लॉइट हो गया। और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बियॉन्ड लिमिट उन्होंने पाकिस्तान की भी केयर की, जो फ़ायदा लेना था लिया। और पाकिस्तान का भी देखो ना, पाकिस्तान क्या कर रहा था, उनका अपने स्टेक्स क्या थे। उनका स्टेक्स ये था कि हमने हथियार देने हैं, इनके रेडियो पे प्रोपेगेंडा करना है और भारत के अंदर गदर मचाना है। बियॉन्ड दैट उनका कोई वो ऐसा भी नहीं था कि कंट्रोल करना, बिकॉज उनको पता है, वो तो सांप पालने में शुरू से माहिर हैं। पाकिस्तानियों को तो हिस्ट्री उनको पता था कि ये बंदा हमारी भी नहीं सुनेगा किसी टाइम पे आगे, और हुआ वही। अगर आप मेरी बात माने, अगर पाकिस्तान का बस चलता तो इस प्रॉब्लम को लंबा खींचते और एक लेवल के नीचे रखते। वो लेवल भिंडरावाला ने ब्रीच कर दिया। जब एक ओपन डिस्प्ले शुरू हो गया, दरबार लगने शुरू हो गए, फिर पर्चियां लिखनी शुरू कर दी गई, फिर कत्ल होने शुरू हो गए और कोर्ट केसेस डिसाइड होने शुरू हो गए, तो फिर स्टेट को चैलेंज हो गया। और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि स्टेट को भी कुछ, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बची, उसने मिलिट्री को हैंड ओवर किया, और उसके बाद जो हुआ हम सब ने देखा। जी जी। अच्छा, एक तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके जो फॉलोअर्स थे ना, उसमें लिटरली उसने ओपन फॉर ऑल पॉलिसी रख दी थी कि भाई तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब तुमने किसी का कत्ल किया हो, तुमने किसी का रेप किया हो, कोई चक्कर ही नहीं। कितने इनके जब राइट हैंड जो था सुरिंदर सोढी, वो भी पहले से जेल में था, पेशे का क्रिमिनल था। और दूसरा जो उसका लाभ सिंह था, उसने एंट्री के लिए क्या किया, वो एक पुलिस ऑफिसर था, उसने अपने साथियों को मारा हथियार लेके। उसका नाम तो लाभ सिंह नहीं है, उसका नाम तो मैं भी भूल गया क्या है असली। तो उसका नाम भिंडरावाले ने रखा लाभ सिंह कि तूने हमारा बड़ा लाभ किया है, अच्छा लाभ काम किया। किया है। हाँ, तो अच्छा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सोचना कि वाक़ई में पाकिस्तान जो था वो, देखिए मेरी तो सोच ये है, जहाँ तो वो दो तरफ़े खेल रहा था, जहाँ तो वो चाहता था वाक़ई में कि शायद ये हो जाए। लेकिन जो इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी, वो आगे जाके हम बात करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमें पूछते हैं, अच्छा अगर भिंडरावाले के बारे में ही था, तो फिर बाकी के 34 गुरुद्वारे के ऊपर क्यों अटैक किया? जवाब हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देंगे। तो मतलब कि उनका ये था कि खालिस्तान ये हमें बना के दे देंगे पाकिस्तानी। चलो उसके ऊपर बाद में आते हैं कि उनका क्या प्लान था। अच्छा, ऑपरेशन से बात आते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 2 ऑपरेशन हुए ब्लैक थंडर 1 एंड 2। उसमें हम देखें तो इफ इफ या तो 0 है, या तो मिनिमल जो है ना ह्यूमन लाइफ जो है ना लॉस हुआ है। ठीक है? तो क्या मजबूरी रही कि जब हमने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और 2 में बिना किसी गोलाबारी किए टेररिस्ट को जिंदा सरेंडर करा के बाहर निकाला, तो 84 में क्या मजबूरियां रही थी कि हमें गोलाबारी इतनी हैवी ड्यूटी जो है ना ऑपरेशन करना पड़ा। मैं आपको थोड़ी सी ना ये डिस्प्ले करता हूँ साथ में, इमेज जो है, जो हर हमारे, मतलब कि आंखें बंद करके अगर मैं पेंटर होता, मैं आपको ये मेमोरी से पेंट करके दिखा सकता हूँ, ये कभी नहीं जाने वाली। ये जो इमेज है, जो अकाल तख्त साहिब की ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, ठीक है जी? ये हर सिख के दिल पे जो है ना एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक का जो है ना वो स्प्लिट है। ये हमेशा रहेगा। तो क्या वजूहात थे, क्या इनकी मजबूरी थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इन्होंने इतना हैवी ड्यूटी किया, और इसके पीछे क्या कांग्रेस का या मिसेस इंदिरा गांधी का कोई पर्सनल भी कोई वेंडेटा था कि उन्होंने करना ही करना था ऑपरेशन ब्लू स्टार? जी। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो बाद में ऑपरेशन हुए थंडर वाले, उस टाइम और जो ब्लू स्टार हुआ उसके टाइम की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। पंजाब की जो ग्रिप थी सरकार की वो पूरे इलाके में, और जो थंडर जब होता है उस टाइम हमारे पास एक लेसन लर्नड करके एक कागज मान गया था, हमने क्या गलती की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार पहला ऑपरेशन था अपने आप में।
तो उसमें जो गलतियां हुई वो हम उसकी बात करते हैं, लेकिन यस, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले, देखो उसमें 2-3 बहुत बड़ी गलतियां बियॉन्ड अपना अकाल तख्त साहब को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। आपने एक बड़े दिन वाले दिन इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जब बहुत सारी संगत गुरुद्वारा साहब कॉम्प्लेक्स के अंदर थी। उसकी टाइमिंग आज तक डिबेटेबल है कि क्यों उसके बाद नहीं 24 घंटे बाद कर लेते, 48 घंटे बाद कर लेते। दैट इज जो उस चीज़ की जस्टिफिकेशन और उसका आज तक कोई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर जी रहा हूँ, मेरा अगला सवाल था ही इसी के रिलेशन में ही, वो जो कर्फ्यू जी वाला था, बट जी आप जी। कंटिन्यू करें पहले जी। दूसरा ये था कि इतना बड़ा हथियार वो कैसे यूज़ हुए। देखिए, अगर मैं फौजी जो मुझे अपना इधर से समझ है तो क्या है कि फौज के लिए लास्ट, किसी भी फौजी को बोलो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो तुम बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो ये है कि अपने लोगों पे गोली चलानी। हम ट्रेंड होते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए, और दुश्मन के लिए फिर हमारे दिल में कोई प्यार मोहब्बत नहीं, हम उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं। और वो दुश्मन, जब मैं दुश्मन कहता हूँ वो दुश्मन हम बात कर रहे हैं बॉर्डर के पार वाला। तो फौज, आपने देखा होगा कि राइट कंट्रोल में भी फौज को इसलिए नहीं भेजा जाता बिकॉज हम ना तो डंडे लेके चलते हैं, ना हम पैरों पे गोली मारते हैं, हमारा सीधा सिंपल सिखलाई डिफरेंट है। यहाँ क्या हुआ कि जब ये एक डेलिकेट काम सौंपा गया फौज को, देखिए उससे पहले जो भी हुआ, पॉलिटिक्स हुई, किसको ऊपर किया किसको नीचे किया, हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वो जो दूसरे आज विद्वान लोग कहते हैं और कुछ हद तक ठीक भी कहते हैं कि आप निगोशिएट क्यों नहीं कर पाए, आपने उनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बनाया, आपने इसको घेर के, दरबार साहब को घेर के रखते 3-4-5 महीने तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता। वो बातें अलग हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब फौज को हवाले किया गया तो फौज ने क्या किया कि हैवी आर्मरी लेके, क्योंकि खबर तो थी इनको अंदर की कि अंदर बहुत हथियार है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन्होंने एक शो ऑफ पावर की। एक शॉक इफेक्ट होता है जो लड़ाई का हमारा एक असूल होता है कि अगर आप दुश्मन को बिना लड़े हरा सको ना, थ्रू शॉक ऑ। ये प्रोपेगेंडा क्यों होता है लड़ाई से पहले, लड़ाई के दौरान प्रोपेगेंडा क्यों होता है कि हमने 10 मार दिए, उनके 15 मार दिए, हमने ये उड़ा दिया? इसलिए होता है कि आप दुश्मन की साइकोलॉजी पे खेलते हो। तो एक बहुत बड़ी ऑपरेशन ब्लू स्टार होने से, स्टार्ट होने से पहले, अगर आपको पता ही होगा ये डिटेल, कि जितनी आज तो दरबार साहब कॉम्प्लेक्स का तो पूरा नक्शा बदल चुका है ना, अभी तो पूरा ही हो गया। उस टाइम जो गलियां चुबारे जैसे थे आपको पता है, तो हर जगह टैंक, विजयंत टैंक खड़े हो गए थे। अब टैंक लेके आप सिविल एरिया के अंदर एक होली प्लेस के सामने खड़े कर रखे हो, तो बेसिकली आपका इसका ये मतलब नहीं था कि आपने उस टैंक को अंदर डालना था, आप बेसिकली एक शो ऑफ पावर दिखा रहे थे, क्योंकि उस टाइम आप अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाई जिनको आना है बाहर आ जाओ, निकल आओ। आप ये सोच रहे थे कि वो अगली पार्टी जो है वो सरेंडर करेगी, अगली पार्टी ये सोच रही थी कि भाई आप किसी भी हालत पे दरबार साहब पे गोली चलाओगे नहीं, और अगर जब तक हमें इतना ही टाइम चाहिए कि इधर हम थोड़ा आपको रोक के रखें, तब तक पूरे पंजाब के हर गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट हो और पूरे का पूरा पंजाब आके आपके ऊपर पड़ जाए। दोनों साइडों से मिसकैलकुलेशन हुई। मैं एज ए फौजी में आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जब फौज के हवाले कर दिया गया ऑपरेशन, उसमें भी डिबेटेबल है। अगर आप जनरल बुलबुल बरार की बुक पढ़ें या आप वो इसकी जनरल टॉबी की बुक पढ़ें, तो अपनी अपनी सबने अपनी अपनी जस्टिफिकेशन भी दी है अपनी तरफ से। लोगों ने ऑनेस्टली ये भी एक मानना पड़ेगा कि लोगों ने गलती करके मानी भी है कि गलती हुई है। कि उन्होंने कहा कि गलत टाइम हो गया, किसी ने कहा हश हश कर दिया, कि उनका इंटेलिजेंस को, जो इंटेलिजेंस आई थी, जैसे BSF अफसर था, एक IB का अफसर था, उसने कहा था कि अंदर बड़ा मसला है और बड़ा पंगा पड़ेगा, इसको आप डेलिबरेटली लो, आप मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में मत जाओ। तो एक जनरल साहब ने कहा मेरे बॉडीगार्ड देखे तूने काली डांगरी में, तो उड़ा देंगे। ये शेखर गुप्ता ने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था एक बार। तो और वही डांगरी पहन के आपने अंदर भेज दिए मार्बल, व्हाइट मार्बल, काली डांगरी, तो निशाना बन गए। तो मुझे लगता है कि ये जो हथियार इकट्ठा किया गया असला दरबार साहब के सामने, वो शो ऑफ पावर था। लेकिन जब कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई, पहले कमांडोज गए, फिर वो कैप्टन राणा गया, उसकी वो सारी जो टांगों में गोलियां लगी और लोग गिरने शुरू हो गए, और उसके बाद स्नाइपर्स को फुंडना शुरू किया, तो फिर इनको क्या होता है, फिर अपना इसको इतना एस्केलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और शायद रुक जाता अगर इन्होंने जब BMP अंदर डाली। अब BMP जो रशियन BMP है ट्रैक वाली, अगर वो जाती ना अंदर, तो उसको RPG से इफेक्ट नहीं होना था। इन्होंने डाली है एक वर्ल्ड वार 2 विंटेज वाली गाड़ी, जिसको कहने को BMP कहते हैं, मगर वो उसका ना आर्मर भी पतला सा होता है टिन शीट का, उसको RPG ने उड़ा दिया। अब आपने बख्तरबंद गाड़ी अंदर भेजी और RPG ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड ने उसको उड़ा दिया, तो फिर आप उसको आप ये कहिए कि ईओ कहिए, या आप ज़्यादा एंक्शियस हो गए कि अब तो भैया आर पार की लड़ाई है, उस चक्कर में फिर टैंक भी घुसा और हॉविट्जर भी फायर हुआ। वो तो फिर ये एस्केलेशन, गेम ऑन हो गया ना जी, गेम ऑन ही हो गया ना। एस्केलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए, दोनों साइड से मिसकैलकुलेशन हुई। भिंडरावाला की गेम यही थी। जहाँ तक मुझे जनरल शाहबेग की बात होती है ना, तो एज ए फौजी मुझे लगता है कि उनको पता था कि भैया यहाँ हो जाएगा युद्ध,
या पग्गा पड़ सकता है, बिकॉज उसने मुक्ति बाहिनी रेज की थी, वो हायर डिफेंस थिंकिंग को समझता था अच्छी तरह से। अब उनके साथ क्या हुआ वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उसकी जो तैयारी थी वो लड़ाई लड़ने वाली थी। उसने मोर्चाबंदी वही की जो एक अच्छा गुरिल्ला फाइटर, या गुरिल्ले तो खैर रुक के कहाँ लड़ते हैं, बट जो भी जैसे मुक्ति बाहिनी वाली बैकग्राउंड वाला बंदा कर सकता है। आई थिंक भिंडरावाले और अमरीक सिंह के माइंड में ये था कि ये नहीं होगा, अगर हुआ भी तो इतना ही टाइम चाहिए कि पंजाब पूरा कन्वर्ज कर जाए, जैसे आप कह रहे थे, पाकिस्तान बॉर्डर खोल के अंदर आ जाएगा और खालिस्तान बन जाएगा और इंडिपेंडेंस हो जाएगी। ये एक सपना था कि देखो, एक ये ऐसी चीज़ होती है, ये ना भुमंडर होता है। आप उस रास्ते में एक बार निकल जाते हो ना, हाथ में गन है, आप इतनी बड़ी हस्ती बन गए कि दुनिया आपको सलूट मारने लगी, पूरा पंजाब आपके कदमों में लेटने लगा, तो क्या होता है फिर आपकी रैशनल थिंकिंग ना वो भटक जाती है। फिर पंप मारने वाले बॉर्डर पार वाले भी अंदर भी तो कम थोड़ी थे, तो आपको एक चने के झाड़ पे चढ़ाते गए, आप चढ़ते गए। देखिए, एक एज पर वन अकाउंट लास्ट में जब सब मरमरा गए, अकाल तख्त साहब पे नुकसान हो गया, दरबार साहब पे लकली कुछ नहीं हुआ, एक गोली चली थी वो ग्रंथी को लगी थी, बाकी अदरवाइज नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए, एज पर वन अकाउंट अमरीक सिंह और भिंडरावाला की लास्ट में बात हुई, और लास्ट बात ये थी क्या करना है, क्योंकि एक ऑप्शन थी, पीछे वाली गली खुली हुई थी, काफी से लोग निकल भी गए थे पीछे से जो निकलने वाले। तो अब ये अकाउंट कितना सच है कितना झूठा पता नहीं, अब कितनी किताबें पढ़ी हैं मुझे याद नहीं कौन सी किताब में है, उसमें कहता है कि उनका ये बोला कि अगर हम यहाँ से निकल गए हम बच तो जाएंगे, लेकिन सानू अपना पंथ मार देगा, लोग छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज इतना गदर मच, जैसे आपने कहा गेम ऑन हो चुकी थी, इतना नुकसान हो चुका था, इतने लोग मारे गए, जो डेस्करेशन हो गई, तो ये दोनों तरफ से ना हाथों से निकल गई। मुझे नहीं लगता एज ए सोल्जर कि कभी इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के दिमाग में ये था कि ये जो आर्मामेंट हम लेके दरबार साहब के सामने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगा रहे हैं, शॉक इफेक्ट के लिए, वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो इस्तेमाल हो गया। और उसका टर्निंग पॉइंट बीएमपी का उड़ना था। वो बीएमपी ही, वो ऐसे जैसे मैंने कहा, वो बीएमपी थी नहीं। अगर ओरिजिनल बीएमपी भेजी होती, आरपीजी बाउंस कर जाती या थोड़ा सुराग शुरू करके निकल जाती, तो शायद इतनी इसलिए में बात ना आती, बिकॉज पेशेंस दिखाते ना, गियर के रखते, बिजली काट दी थी, ठीक है, सरोवर में पानी था, ठीक है, राशन था, लेकिन संगत भी बड़ी थी अंदर। तो वो उस लेवल पे अगर गेम चलती तो शायद इसका, जैसे आप कह रहे हो, थंडर वाला 1 और 2 वाला हो जाता, लेकिन वो हुई नहीं। और आई थिंक उसकी एक चीज़ हमें और याद रखनी पड़ेगी कि जब ये सारी घेराबंदी हुई और इन्होंने सारी गन्स और वो टैंक्स लगा दिए फौज ने, और अनाउंसमेंट की कि आप जिसको बाहर आना बाहर आ जाओ, तो जिन लोगों ने बाहर आने की कोशिश की उनको शूट किया गया अंदर से। ये आपको आई थिंक जी, ये सच है। हाँ जी, हाँ, उस टाइम से सिचुएशन हाथ से निकल गई। अगर वहां से संगत बाहर आ जाती या और भी लोग बाहर आ जाते, तो शायद एक बिल्कुल ही डिफरेंट सीन, जो फिर आपको थंडर ही दिखता। ये मेरा अपना आई मीन, अब आज हम बैठ के इतने सालों के बाद पीछे मुड़ के कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, बट नॉर्मल जो फौज की सिखलाई है, जो सोच है, वो मुझे लगता है वो जो गोलियां चली शुरू में और लोगों को बाहर आने से मना कर दिया गया, जाने नहीं दिया गया, उसके बाद फिर ना कंट्रोल नहीं, फिर एस्केलेशन होती 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 हाथ से निकल गई। जी, अच्छा, इसमें तो कोई भी आपने जो बात की ना कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अटैक होएगा, जो नॉर्मल मैं भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यही चीज़ हम सिखों को समझाने की बात करते हैं कि देखो, वो पंजाब में बैठे थे, दिल्ली में थी सरकार, अभी इनकी नज़र में चलो हिंदू सरकार आप बोल दो ना इनकी वर्डिंग में। आपको भी एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि भाई हिंदू है, नहीं अटैक करेगा। आप सेम चीज़ यार आप ट्राई करते कि आपकी जो सरकार है वो इस्लामाबाद आपका कैपिटल होता, तो देखते आपको 2 हफ्ते नहीं अगलों ने टिकने देना था। तो इनके भी अंदर में यही चीज़ थी अपनेपन की वजह से कि भाई ये अपना समझते हैं, तो कहीं न कहीं इनको भी पता था कि नहीं अटैक करेंगे। लेकिन वही है कि उसने भी मैंने ना एक काफ़ी साल पहले मैंने मैकियावेली की निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ी थी। उसमें वो बता रहा था कि उसने उस वक़्त के राजों को इम्प्रेस करने के लिए लिखी थी कि कोई उसको हायर कर ले। ख़ैर, उसमें उसने बताया कि किस तरह के जो प्रिंस होते हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, ज़रूरी नहीं यू हैव टू बी अ प्रिंस। आप फ़ियर के साथ भी रूल कर सकते हो, आप लव के साथ भी कर सकते हो। लव वाले को धोखा मिलना ज़्यादा आसान है, फ़ियर वाले को कम है, लेकिन जब फ़ियर वाला वीक हुआ, तो उसकी सपोर्ट नहीं आएगी। तो भिंडरांवाले ने अपना जो पंजाबी लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट था ना, उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया। आप डर मचा के ना फ़ियर के साथ, अप टिल अ सर्टेन पॉइंट ही आप रूल कर सकते हो। जब लोगों ने देखा कि भाई ये सारा कुछ इनका सीधा इनके इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? आप बोलने नहीं दोगे, जैसे आपने कहा कि बोलने वालों को गोलियाँ मारी गई, हाँ, मारी गई। आज क्या हो रहा है?
आज हमें भी तो यही धमकियां मिल रही हैं, एक बार मुंह दिखा तेनों असी दस दे हैं। तो उस जमाने में ये क्या करते होगे? कैन यू इमेजिन, जिस जमाने में ना तो घर घर फोन था, ना तो टीवी था, उस जमाने में ये अच्छा केपीएस गिल साहब की चलो बात लंबी को मैं कट करता हूँ। केपीएस गिल आया जी, उसने पंजाब में ये किया वो किया। भाई केपीएस गिल असम से बुलाया गया है। केपीएस गिल डीआईजी था, उसका एक प्रेडिसेसर था डीआईजी का, उसके साथ क्या किया था? उसको गोल्डन टेम्पल के अंदर मारा गया एएस अतवाल को, अटवाल अवतार सिंह अटवाल अतवाल को। को। हाँ, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे? केपीएस गिल एक्शन नहीं था, केपीएस गिल एक रिएक्शन था, उसकी फैमिली वहां छोड़ के वो आया था क्योंकि उनको पता था कि इसको कोई डर नहीं है, तो उसने हैंडल किया। पंप की मैं बात में आता हूँ, ये फैक्ट है कर्नल साहब के, हम जो है ना सिख, अगर बॉलीवुड में दिखाया जाए तो हम ऑफेंस ले जाते हैं, हम है पंप लेने वाली कौम, हम खुली फीलिंग लेते हैं, हमें कोई पंप देना बस, हाँ जी सिख आप शुरू में बस ये बोल दो तुम तो पाकिस्तानी करते भी हैं, तुम तो बड़ी बहादुर कौम हो, इंडिया तो बस तुम्हारी वजह से बचा हुआ है, नहीं तो हम ये कर दें, ये पंप में आ जाते हैं, और वो खुले पंप देने वाली कौम है, उनके नेचर में है पंप देना। ठीक है। कुलजिंदर ढिल्लों जो अंदर से आने वालों की आपने बात की थी ना कि उनको गोली मारी गई, ये कुलजिंदर ढिल्लों जो उस वक्त एक खुद एक टेररिस्ट था, उनके साथ मिलके लड़ा था, ये बात उसने भी बताई है। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, काफी बड़ा फेमस नाम है उस बंदे का भी, शायद पीए था या क्या था। जब इन्होंने बोला ना, फॉर्मेलिटी के लिए बोला भिंडरा वाले ने कि जो जेड़ा जाना चाहता चल जाए, पर जब वो जाने लगा तो उसको मार दिया गया, क्योंकि अगर ये गया तो सारे चले जाएंगे, तो फिर रह की जाना पल्ले, कादे ना और लड़ना। उसको आई थिंक बबर खालसा वालों ने ठोका। जब बबर खालसा वालों ने ठोका। हाँ, जी जी। एज पर वन रिपोर्ट, क्योंकि आपस में टसल चल रही थी ना अंदर, बबर हम्म खालसा और भिंडरावाला की अपने। मैं एक चीज़ आपको इसमें क्लैरिफाई कर दूं, लोगों इससे ये ना सोचेंगे बिल्कुल ही उसमें लग गए। हम्म भिंडरावाला एज ए पर्सन, लाइक हमने कहा, उसके खिलाफ कोई रेप शेप मोलेस्टेशन का ऐसा हम्म चार्ज हम्म था नहीं। एक लेडी को उसने हम्म मारा था, जो इसके जिसने कत्ल किया था इसके राइट हैंड बंदे को, सबको पता है कहानी, बलबीर कौर क्या नाम था उसका। बलजीत बड़े कौर, हाँ जी। बलजीत कौर बड़ी बुरी तरह से मारा था। अदरवाइज बाकी जो गुर्गे का ग्राउंड पे काम कर रहे थे ना, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने हम्म सब कुछ किया। पंजाब में जो रिएक्शन आया, लोगों को जो सपोर्ट कम हुई, देखो आप किसी घर के अंदर माँ बहन से जो छेड़ोगे ना, दुनिया का बेगैरत से बेगैरत इंसान उसको अगर आपको मारेगा नहीं तो एटलीस्ट उसके दिल के अंदर मलाल बड़ा होगा। और फिर एक सिख हम्म कौम जो कि एक प्राउड मार्शल कौम है, यहाँ भी चाहती हैं कि ये जो, जब आप वही ना आपने फ्री फॉर ऑल कर दिया। आप देखो भिंडा वाले के ग्रुप में वो लड़की भी थे जो केशधारी नहीं थे, उनको वो तुर्क बोलता था, लेकिन तुर्क, हाँ जी। उसने रखे कि चल तुर्की है, चलो रख लो। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, नीचे जो आपने अपने जो टूल्स पैदा किए ना, जिनको मोटिवेट किया, जैसे मैं, कई लोग तो घर से हथियार लेके आ गए थे स्वर्ण मंदिर के, अपना अपना पर्सनल वेपन लेके, हम्म जरूरी नहीं कि हर हथियार पाकिस्तान से आया। उन हम्म लोगों ने जो बाहर कांड किए पहले और बाद में, उस सारे का ठीकरा बेसिकली भिंडरावाले के ऊपर फूटा। बिकॉज उसमें जो हमने कश्मीर में, देखो उस टाइम तो मैं बच्चा था, ब्लू स्टार हुआ, लेकिन जब फिर मैंने कश्मीर में 11 साल काटे और मैंने हर फेज देखी है कश्मीर में, हम्म तो कैसे टेररिस्ट जिसके हाथ में एक बंदूक हो और दूसरा वल्नरेबल हो और वो लड़की हो और खूबसूरत हो, फिर आपका ईमान और दीन सब साइड पे रह जाता है कुछ दिनों के, मिनट्स के लिए, फिर आप अपने करतूत पे आ जाते हो। वो करतूतें यहाँ भी हुई, बहुत ज्यादा और हुई हैं इसका जी। हुई, इसका कारण था कि वो जो आप अपने आप को संत तो बोलने लगे, लेकिन जो आपके नीचे वालों ने काम ऐसे बेवकूफ़ों वाले किए कि वो आपकी तो वो सारी संतगिरी साइड पे रह गई। अभी ठीक है, अभी हम्म लोग, अच्छा एक बात और हुई, उसके बाद आप देखो तो जो वीडियोस बने, लाखों वीडियो बने हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पे, जो कि आपके भाइयों ने बाहर बैठ के बनाए, बड़े अच्छे अच्छे हम्म ग्राफिक्स यूज किए। इधर से नेरेटिव बिल्ड नहीं हुआ, जो कि हमारी समझो ना, हमारी गवर्नमेंट का शुरू से, अभी आप देखिए सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान में क्या नेरेटिव बना, हम उस नेरेटिव को मीट नहीं कर पाए। इतना अच्छा सक्सेस होने के बावजूद हम चुप करके बैठे रहे। अफगानिस्तान को हम्म, उन्होंने हाथ लगाया तो अफगानिस्तान ने उनकी पेंटों की नुमाइश लगा दी काबुल के अंदर। नेरेटिव अफगानों को बड़ा अच्छा बनाना आता है, हमें नहीं बिल्कुल आता। जी। तो यही हुआ ब्लू स्टार में। मेरे को अब बुरा क्या लगता है, देखो संगा जी, हमने पंजाब में बड़े साल नौकरी की है, मैंने कमांड फिरोजपुर में किया था अपनी यूनिट को। तो हमने एक वार्मथ देखी सब होने के बाद भी। कहीं हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं रात को, कहीं फिर तो नीरज गांव वाला लस्सी लेके दूध लेके, लो साहब जी पियो, क्योंकि उसका अपना बच्चा फौज में है। हम्म आज के पंजाब में अगर आप जाओगे और आप आउटसाइडर हो, आप पंजाबी नहीं हो, आपकी गाड़ी का नंबर बाहर का है, जहाँ देखने में आप लग रहे हो, तो जो यंग बच्चे आपको ऐसे घूरते हैं ना, वो हम्म आज तक हमने कभी नहीं देखा था। और उस चीज़ को हम्म मैं बड़ा अपसेट होता हूँ कि यार, और फिर बच्चों की तरफ से सोचता हूँ तो मैं कहता यार इनका भी क्या कसूर है, अगर दिन रात उन्हें वही रीलें और वही वीडियो देखे हैं जो कि उनको फीड किए जा रहे हैं, और हम उसको काउंटर नहीं कर पाते। देखो आज आप एक सिख हो, क्या आप मेरे से बात कर रहे हो, ब्लू स्टार जी। एक ऐसा टॉपिक है लोग बात ही नहीं करते।
तो नई जनरेशन को जब पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ आएगा, छोटी सी बात जैसे हमने भी डिस्कस की कि जब लोगों को बाहर आने के लिए बोला गया और उस टाइम गोली चली गई और बाहर नहीं आ पाए, तो एकदम से सिचुएशन बदल गई, और वो जो टैंक जो शो के लिए आए थे वो टैंक फिर फाइनली यूज हुए। अब ऐसे जो नुआंसेस हैं वो तो को बच्चा सुने बैठे और हम उनको बताएं तो वो समझ आएगी ना सरकार ने एफर्ट किया, ना हमारे यहाँ जो जितनी जो यूट्यूबर अभी जो चल रहे हैं इनको खुद नहीं पता, बेचारे पैदा नहीं हुए थे। तो आज आप ब्लू स्टार को सर्च करते हैं तो आपने यही होगा कि फ्यू थाउजेंड वीडियोस विल कम अप, और सारे के सारे वो जो है वो एंटी हिंदू और एंटी जो अभी देखो अब फौज पे इल्ज़ाम लगा सकते हो आप, हमारे तो एटलीस्ट आर्मी इज वन इंस्टीट्यूशन, भारतीय फौज, एयरफोर्स, नेवी में, कि हमारे यहाँ धर्म दुर्म का कोई कास्ट का कोई मतलब नहीं है, हम देखते नहीं, हम जो जवान है वही हमारा धर्म है। मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था, सिखों को, जो मैं पंजाबी बोलता हूँ इसलिए मैंने सिखों को कमांड किया, तो तब हर बार पेट्रोलिंग जैम बुझाने से पहले हमने अरदास करनी, जो बीच में वो मिक्स यूनिट थी, 90% उसमें सिख थे, 10% नॉन सिख थे, तो उनके लिए 10 हनुमान चालीसा का शॉर्ट वर्जन होता था। सिखों के यहाँ गुटखा साहब होता था जेब में, हिंदू ट्रुप्स के यहाँ पे हनुमान चालीसा होता था, और मैं कंपनी कमांडर था, मेरे एक जेब में गुटखा साहब, एक में हनुमान चालीसा होता था। हम लोग ऐसे जीते हैं। ब्लू स्टार में जो फौज ने किया, जो इल्ज़ाम लगे अकाल तख्त साहब पे हुआ, मैं आपको बच्चों को जो देख रहे हैं ये समझाना चाहता हूँ कि फौज एक देश का टूल होता है। एक डेमोक्रेसी में फौज अपने पॉलिटिकल लीडरशिप का कहना मानती है, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम पाकिस्तान बन जाएंगे। जो आपने देखा वहाँ CTF बन के बैठा हुआ और बुलेट प्रूफ जैकेट शीशा लगा के अपने कोर कमांडरों से बात कर रहा है, हमारे ऐसा कल्चर नहीं है। तो जब फौज को हुक्म मिलता है ना, उसके बाद फिर क्या है कि फौज अपनी तरफ से कोशिश तो बहुत करती है। मैंने शुरू में क्यों कहा कि हम ट्रेंड हैं ब्रूटल पावर को यूज करके दुश्मन को खत्म करने के लिए, हम नहीं ट्रेंड है प्यार मोहब्बत से। एक बार जब गोली चल गई उसके बाद फिर रुका नहीं जाता, एस्केलेशन रुकती नहीं है। तो आप उस हालात को समझें। आप ब्लेम करना चाहते हैं, आपने हमारे चीफ को मार दिया बेचारा, 800 में रिटायरमेंट चल रहा था वो, लेकिन ठीक है, जो हो कर दिया आपने कर दिया, बट शायद आप बच्चों को समझना चाहिए कि कैसे पावर स्ट्रक्चर कैसे होता है, देश अपने टूल्स को कैसे यूज करता है, और जो हमारे ऐसे फौजी जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आज भी तो कर रहे हैं, कश्मीर में भी सिचुएशंस बनती हैं, चरार शरीफ में भी हुआ, तो ना तो हम खुश होते हैं ना देश खुश होता है, लेकिन एक मजबूरी वाले, जैसे आपने कहा कि अगर यही चीज़ इस्लामाबाद के नीचे हुई होती तो वो अपना रंग दिखाते, तो आपको फिर फर्क समझ आता कि दोनों में। उन्होंने लाल मस्जिद में क्या किया था आप देख लीजिए, जिनको आप खुद देख लो, बच्चों को मैं कहूँगा वो वीडियो देखिए कि लाल मस्जिद में क्या हुआ था। चलो हम बदल गए टॉपिक से। जी नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी, मुशर्रफ साहब ने वो तो खुद किया था, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है लाल मस्जिद का। और मैंने जो मेरी आंखें जब खुली, कर्नल साहब मेरी आंखें इसलिए खुली थी, मैंने पहली बार नजर मेरी पड़ी सऊदी अरेबिया का जो ग्रैंड मॉस्क का जो था ना 1979 में ऑपरेशन सीज ऑफ ग्रैंड मॉस्क, सीज हो गया था। जी तो जब मैंने वो पूरा साइड बाय साइड उसका कंपैरिजन किया, तो मुझे तो क्लैरिटी मिल गई कि भाई दी ओनली, वो तो उसको लिबरेशन बोलते हैं, वो तो नहीं बोलते उसको अटैक या इन्वेजन, वो तो उसको लिबरेशन ऑफ ग्रैंड मॉस्क बोलते हैं। तो फर्क यही था कि सऊदी हुकूमत जो थी वो भी सुन्नी मुसलमान थी, वहाबी कह लो, जो वो बैठे हुए थे वो भी सेम सेक्ट के थे, तो इसलिए वो जो है ना उसको कोई क्रूसेड नहीं बोला गया, ये नहीं बोला गया। तो ये क्लैरिटी मुझे तो तब मिल गई थी। ठीक है, हालांकि उसमें फॉरेन ट्रूप्स आए थे, हालांकि उसमें हाँ कल में पढ़ा के उन्होंने मतलब पार्ट टाइम मुसलमान भी बनाए थे सिर्फ अटैक करने के लिए, फ्रेंच सोल्जर जो मिशनरीज थे उनके पास, ये भी रिटन फैक्ट है। तो देखिए जो आपने यूथ की बात की है ना, देखें मेरे सोच चेंज हुई को 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, ज्यादा ही 5 से। तो मैंने वही किया जो ये खालिस्तानी सोच से बाहर आता है ना, कि यार सानू की पंजाबी की जो कहावत है ना, वो बड़ी मजे की किसी ने बोली, यार सानू की छाड़ करी जान दे जो कर दे। लेकिन फर्क ये पड़ा कि जब मैं देखता हूँ कि यार मेरे जो भतीजे भतीजियां भांजे भांजी की उम्र के सारे बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो पंजाबी च की गोवा पाया हुआ पूरा गोबर, मतलब उनको तो पता ही नहीं है यार, इतना हिंदू हेटर। हमें तो बचपन में बताया जाता था ये चीजें क्लियरली कि भाई हमारे गुरु भी हिंदुओं के घर पैदा हुए थे, ठीक है, हम सब हिंदुओं की औलाद हैं और हम सबसे क्लोज इनके साथ हैं, ये हमें बताया जाता था। अभी उनको तो टोटल ऑपोजिट बताया जाता है। ऐसे बंदे आते हैं जो सीधा बोलते हैं कि जी हमारे तो इस्लाम के साथ, हम जी उनके साथ हैं, हमारे सिद्धांत मिलते हैं। तो जब मैंने देखा भाईचारे का एक इफेक्ट हुआ, अब देखो यूके में ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, उतनी बात हम अभी खालिस्तान के ऊपर नहीं कर रहे। शुरू में जितनी मैंने की हम ग्रूमिंग के ऊपर ज्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए जी जो हो गया सो हो गया। आज हमारा इमीडिएट थ्रेट क्या है?
वो ये है कि हमारे लड़कियों को और अब तो हमारे लड़कों को भी बाहर जो है ना पाकिस्तानियों की तरफ से ग्रूम किया जा रहा है, भाईचारा जी। की वजह से। ये चीज़ यूके में हुई। यूके में क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ, ये जो बब्बर टेररिस्ट भागे थे, ये कहाँ गए हैं? ये सबसे पहले यूके में गए थे। यूके से फिर ये कनाडा पहुँचे हैं। तो यूके में इन्होंने जाके जो है ना यही बातें बतानी शुरू कर दी कि हिंदू जो है वो तो हमारा दुश्मन है, ठीक है? और ये जो पाकिस्तानी है ते साडे भरा ने, पंजाबी भाईचारा ज़िंदाबाद। तो जब आप भाईचारा दोगे तो बच्चों ने की करना? बच्चों ने फिर भाईचारा डालना है, तो वो भाईचारे में फिर वो भाईचारा कर रहे हैं। तो मैंने देखी ना, तो कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यूथ बहुत ही एंग्री, ठीक है? तो यार मैंने बोला यार कि बोलना बनता है किसी का। बड़ी देर वेट की 2 साल मैंने अकाउंट बना के रखा कि नहीं बोलते हैं। तो मेरा कारण ही आगे आके बोलने का यही था क्योंकि यूथ को इन्होंने बहुत ही गुस्से में कर रखा है और वो सेम गुस्सा मेरे अंदर था। लेकिन जब हमें एक तरफ़ी गलत नैरेटिव बताया जाए, हमें तो बस ऐसे दिखाया जाता था कि एक दिन हिंदुओं का दिमाग घूमा और हिंदुओं ने बोला जी हमने अमृतसर जाके सिखों के ऊपर अटैक करना है और दमदमी टकसाल के मुखी तो वहाँ से खुद चल के गए हैं उसे डिफेंड करने, बाबा दीप सिंह जी के साथ जोड़ा जाता है इनको। देखो, दमदमी टकसाल का बाबा दीप सिंह जी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये चीज़ नहीं, क्लियर हो चुकी है। जिस जी, बंदे ने इसको कनेक्ट किया था भिंडरांवाले को लेजिटिमेसी देने के लिए, वो बंदा ऑन टीवी मान चुका है। उसकी वीडियो भी 4-5 मिनट की है, मैं आपको बाद में भेजूँगा। तो फिर भी मानना नहीं है। हमें ये चीज़ नहीं पता है कि भाई वो वहाँ जाके बैठा था। उन्होंने क्या-क्या किया? गोल्डन टेम्पल के अंदर बलजीत कौर का अकाल तख्त साहिब के अंदर आपने उसका टॉर्चर किया, उसका रेप किया, उसकी बॉडी को कैसे फेंका आपने जैसे कि डिस्कार्डेड मीट होता है जो एक्सपायर्ड हो चुका है। आपने पंजाब का सोचने वाली बात है कि किसी चर्च में हो अमेरिका में, कि किसी उसके काउंटी के शेरिफ को इन्होंने अंदर मारा हो प्रेयर्स मारा। करते हुए। भाई क्या कर्नल साहब मैं नहीं मानता कि अगला सूरज भी वो देख पाते। इन्होंने तो पता नहीं ऑलमोस्ट साल देखा उसके बाद भी। वो बलजीत कौर का भी जो बलजीत कौर आई बिलीव कि बलजीत कौर वाला कांड फ़रवरी में या अप्रैल में हुआ था। अप्रैल भी मान लो तो 2 महीने कौन वेट करता है? कोई नहीं करता। तो ये और हाँ, डीआईजी को मारा आपने, आई मीन वो कम है? डीआईजी वही तो मैं बोल रहा हूँ शेरिफ के ऊपर है उसका ओहदा अब बिल्कुल। देखा जाए तो बहुत तो ये हमें तो नहीं पता थी बातें। हमें तो नहीं पता थी अच्छा सुरेंद्र सिंह सोढी शहीद ये तो मैंने बाद में सोचा यार मैं बोला सोचने वाले शहीद का मतलब क्या है? शहीद बाबा दीप सिंह थे, शहीद हमारे हुँ, साहिबजादे थे, शहीद साडे गुरु सीगे। बिल्कुल। शहीद अच्छा जी, बंदे ने भले उसकी मर्ज़ी के साथ हो, भले उसका ज़बरन इसने रेप किया है। मरा तो ये लड़की की वजह से ही है ना, मतलब कि बिल्कुल, जिस्म के चक्कर में थरकी बंदा मर गया। उसने लड़की के बिल्कुल। साथ किया, लड़की ने उसी की बंदूक से उसको मार दिया, वो शहीद भाई मेरा क्या तो शहीद हो गया वो। तो ये बिल्कुल। चीज़ें बाद में जब पता चली ना और आज भी हमारे आते हैं जो व्यूअर्स उनको ये चीज़ पता नहीं है सिख बच्चों को। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आज के बच्चे जो हैं, वो गुमराह हो रहे हैं उसी सेम नैरेटिव की जो गेम है ना उसके अंडर। रेडिकलाइज़ हो रहे हैं पूरे, जैसे कि अमृतपाल जो संधू है, वो अगर पंजाब का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, अगर पंजाब का कोई आपको बंदा बोले ना मैं 10 पढ़े हैं, मतलब वो 5-7 पढ़ा होता है। 3 उसने अपनी तरफ से बहन-भाइयों की जोड़ के लगा देनी होती है कि वो भी मेरी हैं। अनपढ़ गँवार बंदा, जो इसकी कॉमनैलिटीज़ हैं भिंडरांवाले के साथ, वो कोई एजुकेटेड बंदा नहीं था। गुरबानी में वो था, लेकिन वो कोई इंटेलेक्ट कोई एजुकेटेड हाँ, बंदा नहीं था। बचपन से ले गए अनपढ़ थे उसको। बिल्कुल। हाँ, हाँ, जो एक रीति-रिवाज चल रहे हैं, ठीक है, टकसालियों हुँ, के बचपन से ले गए। तो अमृतपाल जैसा बंदा आके भिंडरांवाला बनने में सक्सेसफुल हो जाता है। जब वो आया, मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इंडिया की तरफ से जैसे आपने बोला कि ज़ीरो, एब्सोल्यूटली ज़ीरो है इसका काउंटर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? पहले तो मेरा ये है सवाल कि क्यों है कि फिर से हम सीखे क्यों नहीं इस चीज़ से कुछ? कि हम पहले बिल्डअप ही क्यों होने दे रहे हैं? इसको पहले से बिल्डअप होने दिया जाता है, फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि सिर्फ़ सिखों की जो भी एक विंग है, जैसे आप अमृतपाल वाली मान लो, ठीक है? 10 भिंडरांवाले चले फिरते हैं। आज ही मैंने एक और भिंडरांवाले के ऊपर बनाई है वीडियो, ठीक है? पंजाब में ऑलरेडी कन्वर्जन्स हो रही हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके साथ पंजाब ऑलरेडी रेसल कर रहा है, कुश्ती खेल रहा है। गवर्नमेंट को क्यों नहीं कुछ करना चाहिए कि इन चीज़ों को जो है बढ़ने देना ही नहीं, आग लगने ही नहीं देनी। आपको अमृतपाल के ऊपर बोलते हैं एनएसए लगाया, क्यों लगाया? मैं बोलता हूँ इतनी लेट क्यों लगाया? जो बंदा आपके सामने बातें कर रहा है, उसने बोला कि हमने पीसफुल रहना है, ओके जी, वो दो तरफ़ी बातें करता है। उसने जगजीत सिंह चौहान वाला भी नैरेटिव चलाना है कि हमने पीसफुल तरीके से खालिस्तान लेना है, लेकिन उसने दिखना है भिंडरांवाला बन के। तो क्यों गवर्नमेंट का इसके ऊपर ज़ीरो कंट्रोल है? क्या ये इतने गिल्ट ट्रिप में है अभी तक
कि सिखों के साथ हमने ये किया तो ये है वो है, हमने कुछ करना ही नहीं है? जी। नहीं, गिल्ट ट्रिप तो आप मोदी जी को जानते हो, वो तो कांग्रेस की हर बेवकूफ़ी को बड़ा उछालते हैं। एक मैं जो मुझे लगता है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो सरकारें हैं ना, वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, सच का सामना करना चाहिए। मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर आए जो कि 18-18 घंटे काम करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी डरी हुई है, काबू में है। अदरवाइज हमारे यहाँ क्या होता है कि एक डिफेंस मिनिस्टर आता है जिसको ये नहीं पता कि जनरल और कर्नल में फ़र्क क्या है, और आप 10-12-15 करोड़ रुपए जेब से लगा के एमपी बन के आते हो, तो आप पहले पहले 15 करोड़ वापस करते हो, फिर 15 करोड़ और कमाते हो अगले इलेक्शन के लिए, और 15 करोड़ फिर और कमाते हो अपने बच्चों के लिए, तो 15 के 45 बनाते हो। तो उस टाइम पे इलेक्शन, आपका नेक्स्ट इलेक्शन आ गया होता है। ये यहाँ की इलेक्शन का इशू है। तो सरकारें चलाती हैं ब्यूरोक्रेसी, और हमारे ब्यूरोक्रेसी में एक अनरिटन लॉ है कि जब भी माइनॉरिटीज़ पे सख्ती की बात आती है तो वो कलम नहीं चलती। ये इनकी आईएएस की और लेफ्टिस्ट जो है ना, ये इनकी ट्रेनिंग है। बिकॉज देखिए, आपको यूपीएससी में क्लियर होकर आईएएस अफसर बनना है, और आईएएस अफसर करने के लिए आपको जो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो किताबें आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी एंटी इंडिया है। आपको लिबरल वो, और जब 7-8 साल की मेहनत करके आप आईएएस को क्रैक करते हो, तो तब तक वो सब एजुकेशन आपकी डीएनए में घुस गया होता है। उसके बाद आप आईएएस अफसर बन के भी आप बड़े लिबरल और बड़े वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और सब बकवास करते हो, जो जैसे आपने कहा जो ग्रूमिंग हुई है यूके में, उसकी ये उसका एक कारण वहां भी हुई। सेम ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ है। बट एक पर्सनल लेवल पे एक और इशू है कि मोदी जी का ना सिखों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो एक टाइम पे सिख बन के डिसगाइज में रहे भी हैं। और हम सारे लोग, चलो मेरे में तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमारे में तो लिनिएज में सिक्खी बीच में आती है, बट अगर आप कोई भी इंसान जो कभी गुरुद्वारा साहब में गया हो, पंजाब में रहा हो, जिसने सरसों की साग के साथ टोडे खाए हो, ट्यूबवेल के बगल में बैठ के, उसको प्यार हो जाता है जी। अब अगर मैं एक हार्श बात कहूँ, तो हार्श बात करने की ये है कि अगर आपका 35 से 40% हिंदू पॉपुलेशन, नॉन सिख पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर, सरकार चाहे तो यहाँ गदर मच सकता है। पोलराइजेशन आप देखो, पंजाब के अंदर बीजेपी ने आज तक कभी पोलराइजेशन की बात नहीं की। बाकी हर जगह इल्जाम लगता है कि देखो जम्मू में बोल दिया जी, फलानी जगह कर दिया। इनको लगता है कि ये जो हमारे हैं, मतलब आज मोदी साहब का, अब कौन क्या दिल खोल के कोई नहीं समझ सकता, बट जो एक्शन दिखते हैं मोदी साहब के, आप जितने सिखों के लिए मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, इतना किसी सरकार ने पहले नहीं किया, और गालियां भी बहुत खाई हैं। उसके लिए इस रीजन ये है कि नैरेटिव की वॉर गवर्नमेंट हार रही है एज यूजुअल। अदरवाइज आप देखो, पंजाब में आज तक बीजेपी सरकार नहीं बनी। बीजेपी ने सारे किले फतह कर लिए देश में, अभी साउथ में भी घुसने शुरू हो गया, लेकिन यहाँ नहीं घुस पाई। घुसने का तरीका बड़ा सिंपल था कि एक पोलराइजेशन की गेम खेलें, लेकिन क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, और सिखियों के साथ जैसे जो पिछली 2 जनरेशन का जो दिमाग घुमाया गया और जिसमें हम फेल हुए हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, वो सरकार को क्लियर दिखता है, इसलिए एक नरमी बरती जाती है। अदरवाइज जो आप कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आप फिर इंजीनियर रशीद को देखो कश्मीर में, वो भी एक टेररिस्ट ही है ऑलमोस्ट, वो भी जेल में है और वो भी एमपी बन गया। तो ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, लेकिन एक जो टॉप डायरेक्शन, जिसने डायरेक्शन तय करना है पंजाब को हैंडल कैसे करना है, वो एक मोदी जी की अपनी एक फॉन्डनेस है सिखों के लिए। और जिसको कहते हैं नमक खाया तो आप लॉयल हो। देखो आपने करतारपुर कॉरिडोर की, सिख प्राइम मिनिस्टर था, नहीं खोल पाया, इन्होंने खोल दिया। साहिबजादों का जो वालवीर, हमारे देश में 2 ही नेशनल हॉलीडेज होती हैं, 2 नेशनल फेस्टिवल हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त, बाकी कुछ भी नेशनल नहीं है। बालवीर दिवस को नेशनल स्टेटस दिया गया है। ये जो समझना चाहेंगे वो समझेंगे इसकी अहमियत क्या है। जी जी। तो नरमी बरती है, मैं मानता हूँ। हम लोगों को लगता है कि यह है कि बुरा, लेकिन सरकार के पास जो इनपुट्स होती हैं और उनको लगता है कि ऐसे करने से, मैं जैसे कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी अपना गेम खेलती है। गवर्नमेंट के डिसीजन फाइल पे लिए जाते हैं, उन फाइल्स को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और वो फिर अपनी ऐसी इनपुट डालेंगे अंदर बीच में गुमचोल डाल के कि डिसीजन मेकर भी सोचता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी सोचती है थोड़ा सा इसको चलने दो। एक और चीज़ आप देखें कि पंजाब में जो हिंदू हैं वो गुरुद्वारा साहब ज़्यादा जाते हैं सिखों के मुकाबले। इनफैक्ट मैं लास्ट विजिट 2 साल पहले मैं अमृतसर में था किसी फंक्शन के लिए, तो मैं सुबह 4 बजे उठा, और वो मेरे जो होस्ट थे ना, हम लोग इधर रह रहे थे ताज में, तो जो मेरा होस्ट था वो कनाडा से आ रखा था, सिख फैमिली, और उनका ब्रदर एक एमपी है यूके में, वो सारे आए हुए थे, उनका ही फंक्शन था। उनके पेरेंट्स का एक स्टैचू अमृतसर में लगा था मार्केट एक चौक पे, तो मेरे को बुलाया हुआ था। तो हम लोग रात को जो भी फंक्शन हुआ, उनकी जो भी मेमोरियल लेक्चर खाना पीना हुआ, सुबह तो मैं 4 बजे उठा और मैं जाके दरबार साहब के दर्शन करके आ गया। तो
ब्रेकफास्ट टेबल पे मिले तो कहते यार क्या सोए रात को? मैं कहा मैं तो आराम से सोया, मैं तो सुबह दर्शन करके आया हूँ। कहते वो भी आया? मैं कहा हाँ। कहता यार हम सोचते रह गए, अब हम सोच रहे हैं वो लेट हो गया, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अब हमने यहाँ। तो वो एक एफिनिटी जो अंदर की है, और मैं इस मामले में मैं एक्चुअली एक हद तक सहमत हूँ कि ठीक है, इस जो पंजाब के अंदर कुछ भी कह लें, जो आपस में ना जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, लेकिन ओवरऑल लोग इकट्ठे रहते हैं, कम्युनिटीज इकट्ठे रहते हैं, शादियाँ हो रही हैं आपस जी। में आज भी। इसको ना ही तोड़ा जाए तो ठीक है। अमृतपाल वाले जैसे लोगों को जैसे भी लग गया, एनएसए लग गया, उसके ऊपर जो भी लगाना, यूएपीए लगाया, जो भी लगाया, देखने में मैं आपसे सहमत हूँ, बुरा लगता है कि इसको इतनी ढीली रोप क्यों दी गई। उसने तो बिंटोवाला का, वो है भी रोडे का ही ना, आई थिंक रोडे गांव का नहीं है नहीं, ये? ये नहीं, वो नहीं है? भिंडरांवाला मेरे शहर का है, मालवे का, अच्छा, मोगे का। ये अमृतसर साइड का, माझे का है। माझे गाँव, अच्छा ओके। हाँ। तो हाँ, बाहर से देखो तो बुरा लगता है, बट मैं हमेशा कई बार कई डिसीजन जब समझ नहीं आते तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार को ज़्यादा पता है हमसे, क्या रीज़न है, क्या मजबूरी है, कुछ वो अपने तरीके से चल रही है। बिकॉज एंड ऑफ द डे जैसे इसका इंदिरा गांधी पे ब्लेम जाता है ब्लू स्टार का, कल को कुछ होगा पंजाब में, कुछ हो रहा हो, देखो यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, वो भी काफ़ी इस हवा लगाने में लगी हुई है, इस पूरी हवा एंटी इंडिया नैरेटिव में। हाँ तो हाँ। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेट्स सी क्या होता है। जी। मैं सरकार को अच्छा, फिर, या जी। आपने जो बाल वीर दिवस की बात की ना, इसके खिलाफ भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, और बीजेपी की सरकार को इतनी भी नहीं है कि इसको डिबंक करना कितना आसान है। ये उन्होंने एक स्पेशल साहिबजादों के लिए एक डे नहीं बनाया। ये एक डे जो चलता आ रहा था, जिसको जवाहरलाल नेहरू के पता नहीं बर्थडे पे मनाया जा रहा था, जिसका बाल बाल के साथ कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने एक्सक्यूज़ मी, चेंज करके इसको साहिबजादों के नाम के, उनकी शहादत के दिन पे रखा। अभी इसमें से सीखने को ये मिलना चाहिए कि आपको लैंग्वेज नहीं पसंद, लैंग्वेज आपको सिर्फ़ उसमें संस्कृत, मैं आपको कर्नल साहब आज एक बताता हूँ और व्यूअर्स को भी। मैं जब आया था ना, मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह नहीं, मैं वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह कहता था। मैंने खालिस्तानी सारी जो है ना ये हरकतें छोड़ दी थी, एक नहीं गई थी। मुझे हिंदी से इतनी नफ़रत थी कि मैं सोचता था ये वाहिगुरु जी का क्यों लगाते हैं? दा ਹੁੰਦਾ ਵਾ, पंजाबी च दा वा, ठीक है? तो इस नाम में सिर्फ़ ये प्रॉब्लम है कि इसमें बस ये संस्कृत जो है ना, हिंदी लैंग्वेज में इसी का नाम आप पंजाबी वाला ट्रांसलेट करके रख दें, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई उसके साथ दिक्कत होगी। तो आई थिंक बड़ी शेम वाली बात है कि हमारे लोग इसको भी बोल रहे हैं कि ये भी कुछ, देखिए जी, सिखों को अपीज़ करने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, हमारी कोई वोट बैंक तो नहीं है। आप ठीक है, इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं, आप उनको एक स्टेट नहीं दोगे, ठीक है? आप लेट यू बी द लास्ट फ्रंटियर, ठीक है? कि बीजेपी का आप लास्ट फ्रंटियर हो, कि पता नहीं उनको कितने साल लगेंगे आपको जो है ना अपना बनाने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है? जब उनकी सारी जगह पे, जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी ने टेबल पे लाल देख के बोला था कि एक दिन ये सारा लाल हो जाना, तो एक दिन ते सारा हो ही जाना है वो। भगवा कह लो, जो इनको भगवा बोल दो, जो कमल हो बोल दो, एक दिन तो हर जगह कमल खिल ही जाना है, तो आप ना भी खिलाओगे तो उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है? मैं शुरू से सबको यही बोला कि भाई मैं न्यूट्रल पॉइंट पे हूँ। मेरा तो किसी का कोई सपोर्टर बनने का मतलब ही नहीं बनता, मैं कौन-सा वहाँ पे वोटर हूँ, ठीक है? लेकिन जो बात कोई सही करता है, उसको सही कहने में तो मैं फ़ैसिस्ट कैसे हो गया? और सबसे सवाल ये है कि बीजेपी, आरएसएस करते रहते हैं। भाई मुझे एक बात बता तो दो, मुझे कारण तो बताओ कि मैं इनसे नफ़रत करूँ, क्यों करूँ? अच्छा जी, हिंदुओं ने, दिल्ली ने हमारे ऊपर किया था, दिल्ली पे जे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, इन्होंने इंदिरा गांधी को बोला था कि तू हमला कर। भाई बात सुनो, उन्होंने ये नहीं बोला था हमला कर, वो ऑपोज़िशन पार्टी थी। ऑपोज़िशन पार्टी का मतलब ही ये होता है कि ड्रिल लेके आपको ड्रिल करते रहना। उन्होंने बोला कि भाई आतंकवाद हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, निर्दोषों को मारा जा रहा है। घर में जा के कर्नल साहब, मैं आपको एक स्टोरी बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ कि एक पंजाब के घर में मैं गया था, जहाँ पे ये स्टोरी थी कि पुलिस ने टॉर्चर किया छोटे भाई को, कि अपने बड़े भाई का जो है ना, वो जो खाड़कू था, उसका बड़ा भाई जो टेररिस्ट था, उसका अता-पता बता। टॉर्चर करने के बाद उसने बताया और उन्होंने जाके मारा उसको। आसान है अपने साथ जो पैदा हुआ है उसको, ये सेम कोख से निकला है, उसको भेजना मौत के मुँह। सीधा आपको पता है कि इन्होंने मारना है उसको। उसका संस्कार जिस दिन हुआ था ना, अंतिम संस्कार, उसी दिन रात को ये जो इनके टेररिस्ट थे, ये उसके घर आ गए कि इन्होंने उनके 2 बच्चों को मारा, जो दिन दोनों की उम्र 5 से 10 साल के बीच थी, लड़का-लड़की। उन दोनों जियों को इन्होंने बाँध के ना, चौंका नहीं ਹੁੰਦਾ पंजाबी आउटडोर ਜਿਹੜੀ किचन ਹੁੰਦੀ है, चौंका, बाँध के जिंदा जला के मारा उनको, ठीक है? ये कुछ हो चुका है पंजाब में। तो
जी मैं ना, सॉरी मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था पहले, मेरी ये प्रॉब्लम है आपको बतानी, मैं भूल गया, मैं भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, इससे पहले मैं इसको क्या बात कर रहा था इसकी, चलो खैर, मूव ऑन करते हैं। मैं वापस मुझे याद आया तो मैं करता हूँ बात ये, बाल दिवस की तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, कहीं हमारे लिए एक प्राइड की बात होनी चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर हमें ये प्राइड लेना चाहिए। हाँ, दिल्ली में जो बैठे हैं ना, हाँ, भाई बीजेपी, उनको आप कांग्रेस का जो कसूर है, वो आप उनके ऊपर ना निकालो। कांग्रेस ने किया है। इंडिया की कोई भी पार्टी की आती है ना सरकार, आप उसको कांग्रेस के किए कराए के ऊपर जो है ना ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि बैक स्टोरी क्या थी। मैं ना क्विकली बस वही कर्फ्यू वाले के ऊपर आपका इनपुट लेना चाहता हूँ कि नैरेटिव जो है वो ये है। ये नैरेटिव है कि जिस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कर्फ्यू उतारा गया था, आवाम को वहाँ जाने दिया गया था संगत को। उसी तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले दिन कर्फ्यू निकाला, जब 5 जून को कर्फ्यू हटाया और संगत गई, गुरु अर्जन देव जी का शहादत का दिन था, तो संगत गई, तो उन्होंने जो है ना जानबूझ के ये चीज़ की है। ये एक नैरेटिव है। इसका वैसे हाँ, आप पहले बोल भी चुके हैं, काफ़ी डिबेटेबल है, लेकिन जो आपका फीडबैक है वो क्या है कि क्या है इसके पीछे कि इन्होंने जो कर्फ्यू, क्या वो पहले उतरा था, ये फेक नैरेटिव है, या क्या हुआ था? जी। नहीं, वो एक बड़ा दिवस था तो लोगों को आना जाना खोल रखा था, कोई डाउट नहीं। एक इनपुट ये है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंदिरा गांधी को एक इनपुट दी कि अगले 24 घंटे के अंदर भिंडरावाला अंदर से खालिस्तान की आज़ादी की घोषणा करने वाला और पाकिस्तान उसको एकदम से रिकॉग्नाइज करेगा। ये एक इनपुट थी जिसके कारण जो चीज़ें 2 या 3 दिन बाद होनी थी वो एकदम से कर दी गई। ओवरऑल पीछे मुड़ के देखते हैं तो अवॉइडेबल था, नहीं करना चाहिए था। अनाउंसमेंट कर भी देता तो क्या हो जाता, यहाँ तो बड़े बोलने अनाउंसमेंट करते रहते हैं। बट उस टाइम एक फॉरेन से इनपुट थी, ब्रिटिश, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स का इसमें रोल भी है ब्लू स्टार में, वो कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट किया भी है। तो उसको जस्टिफाई किया जाता है उस अर्जेंसी के लिए। अदरवाइज कॉमन सेंस कहती है कि आप 2 दिन वेट करते, थोड़ा हुँ। पीसफुल हो जाता, लोग निकल जाते, तो उसके बाद जो करना था चलो, जो उसके बाद जो रब की जो थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यंग बच्चों को, हमारी कही जी। हुई बातों को तो आप नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो विलेन हैं आपकी नज़रों में, बट मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तानियों का कांटेक्ट आउटसाइड इंडिया सिखों के साथ यूके में शुरू हुआ था। एक वीडियो है लेट 70s, बड़ा अजीब, मतलब घटिया सी क्वालिटी का वीडियो है। उसमें वो क्या कहता है, एक मौलवी आपके किसी गुरुद्वारे में आया हुआ है और वो कह रहा है कि देखो जी यार, अगर औरंगजेब ने आपके गुरु साहिब के बच्चों को मारा या जो भी किया, तो उसमें औरंगजेब की गलती है, इस्लाम की कोई गलती नहीं है। हुँ। और सारे ऐसे ऐसे करके ना आगे बैठ के ऐसे गर्दन हिला रहे हैं। तो हुँ, हुँ। मेरे को याद है कि वो, मेरे को जब मैंने वीडियो देखा था, मैंने कहा भैया ये चल गई गेम, ये अभी एक नई हुँ। कहानी शुरू होगी और देखो उसका असर हम आज देख रहे हैं। कितना देर आज लगी देखो, हाँ? देखो ले हो गया ना, ये लंबी गेम हुँ। होती है। लंबी आप गेम। देखें, पर 3 दिन पहले जब साहिबजादों का शहीदी दिवस चल रहा था, एक सिख को इस्लामिस्ट ने इंडिया में इसलिए पीटा जी। कि उसने गुरुद्वारा साहब के बाहर खड़े होकर ये वो पूरी कहानी सुना दी, जो मैं खुद पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि कैसे साहिबजादों को 2 वीरगति को प्राप्त हुए और 2 को कैसे चिनाया गया और बाद में उनके हुँ। साथ क्या किया। कोई आपने सुनी उसकी कोई चूम हुई किसी एसजीपीसी से या किसी और ठेकेदार ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। नहीं जी, नहीं जी, पंजाबी च कहंदे ना जूं नहीं सरकी। बिल्कुल नहीं सरकी। और ये वो पिछले ये 30-35 साल का जो काम चल रहा है ना, उस दिन जो गुरुद्वारे में पहला वीडियो मेरे को याद है, मैं कहा ये कौन सी कहानी शुरू होगी यार नई, कि वही है कि मेरे राइट हैंड ने आपका गला घोट दिया तो मेरी बॉडी का क्या कसूर है, राइट हैंड को पकड़ लो, इसी को काट लो, ऐसे थोड़ी होता है। हुँ। तो ये गेम हमें बच्चों को समझनी पड़ेगी। देखिए, एक देश बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप उसके साथ टक्कर लेके बिना मतलब के ना आप सिर्फ अपना नुकसान करा सकते हो। देश को हुँ। क्या है, वो फौज भेजेगा, कुछ फौजी मारे जाएंगे, नुकसान आपका होगा, थोड़े उधर मरेंगे, देश चलता रहता है। बाकी जो आपने कहा कि जो दिल्ली में हुआ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस पार्टी ने नरसंहार कराया 84 को, उसी को आपने पावर दी पंजाब में। वो मेरे को जी। आज तक इस बात समझ नहीं आई कि आप उस पार्टी को वोट कैसे दे, आप उस पार्टी के साथ खड़े कैसे हो सकते हो यार, हुँ। जिनके कारण ये सारा कांड हुआ। क्योंकि सिर्फ आर्मी हुँ। एक्शन का ब्लेम नहीं कह रहा मैं, आर्मी एक्शन को तो एक कल्मिनेशन मानता हूँ। जो उसके पहले जो शुरू हुआ, भिंडरावाला को खड़ा करना, एक माहौल खड़ा करना, एक अकाली वर्सेस वो कर देना, तो वो जो कहानी पूरी की पूरी कांग्रेस ने रची। और आप
उस कांग्रेस को कुछ नहीं कहते आप। और आप खुशवंत सिंह जिसने कि अपने अवार्ड वापसी करने की और जिसने कि ऑपरेशन ब्लू स्टार पे बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, उनकी अपनी किताब में मेंशन है कि आरएसएस ने आके सिखों को दिल्ली के में बचाया कंट्रोल मॉब से। मॉब कौन सा था, मैं आप बच्चों को ये भी बता दूं, यमुना पार से लाए थे। यमुना पार में उस टाइम भी बांग्लादेशी और ये बाहर वाले लोग नॉन दिल्ली वाले बसे हुए थे। इनका वोट बैंक है कांग्रेस का। ट्रकों में भर भर के लिस्टें पकड़ाई गई कि फलाना घर, फलानी गली, फलाना नाम, जाओ ठोको। ये नहीं कि लोकल नहीं थे, लोकल भी साथ में थे, लेकिन बहुत सारे जो काम है ना, ये आप देखो हर एक कौम का करेक्टर होता है। हिंदुओं को आप जितनी मर्जी गाली निकाल लो, ये ना बार्बरकता नहीं करते। हम लोगों में कल्चर नहीं है मारना, निहत्थों को पकड़ के मारना जलाना, ये बड़ा यूजुअल था। आपने कभी हिस्ट्री में एक, अगर मैं हिंदुओं को सनातनी बोलूँ तो सनातनियों को ऐसे करते हुए आपने नहीं देखा होगा कभी, जो हुआ। तो ये लोग, ये स्पेशली जो आज भी यमुना पार रहते हैं, और आप यमुना पार जाके देखिए वो कौन लोग रहते हैं जो अभी भाग रहे हैं सैर होने के, जब शुरू हो गया कहानी, ये वो लेके आए। अभी आपने बात की थी कन्वर्शन की, 40% के आसपास एक एस्टिमेट कहता है, 25% बाकी कहते हैं कि जो देखने में सिख हैं लेकिन जो सो कॉल्ड मजहबी हैं, रामदासी हैं, जो भी लोअर कास्ट है, उसमें देखो जट और नॉन जट की पॉलिटिक्स चल रही है पंजाब में, वो कन्वर्ट हो गए हैं। उनकी घर वापसी आरएसएस करवा रहा है और उनको दोबारा सिख बना रहा है, उनको हिंदू नहीं बना रहा। मैं ये बात हम कर चुके हैं। नहीं, ये मैं बात हम आरएसएस का मेंबर नहीं हूँ। जी जी, मैं बीजेपी का भी मेंबर नहीं हूँ। मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ टोटली, बिकॉज मैं उतने कड़े शब्द मोदी साहब के लिए भी बोल देता हूँ जब वो गलती करते हैं हमारी नजरों में, जितना मैं। तो ये आप फैक्ट रखिए। और मेरे को एक बात बच्चों को बताना चाहता हूँ, सिखों के बच्चों को, हम जो है ना सो कॉल्ड सनातनी, हमारी जो ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, 5000 10,000 साल पुराने लिखे गए, उनको पंडितों ने फिर अपना अपना इंटरप्रेट करते 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 रीत रिवाज जिनको खत्म करने के लिए गुरु नानक साहब ने बोला यार ये बहुत फालतू है, गरीबों को लूट रहे हो। आप एक यंग रिलीजन हो। आपके दशम गुरु जी आपके बोल के गए कि ये आपके गुरु हैं, ग्रंथ साहब को आपके गुरु हैं। आपको जिंदगी में जो करना, आपकी प्रेरणा ग्रंथ साहब से आनी चाहिए यार। आपको लोगों से सुनने की जरूरत नहीं है। आप गुरुमुखी सीखो भैया, खुद पढ़ो और खुद समझो। क्या आप उस ग्रंथ साहब को नकार रहे हो क्योंकि एक बंदा बैठ के, एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बनाया हुआ बंदा आपको कुछ बोल रहा है, एक मौलवी आपको कुछ कहानी सुना रहा है और आप सब भूल गए? आपके गुरु खड़े किस लिए हुए, किस लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, क्यों कोई तवे पे चढ़ा, क्यों किसी का शीश कटा, और उसके बाद क्या क्या किया गया लोगों ने। आई नो। बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि ना हमारी सुनो, ना आप सांगा साहब की सुनो, आप हमारी किसी की ना सुनो। अपना ग्रंथ साहब जो आपका गुरु जी हैं भाई साहब, बाई ऑर्डर। हमें तो हिंदुओं को तो है आज़ादी है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। कोई वेद पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई आर्यसबाजी बन गया, कोई सनातन तो चला गया। हमारा तो समझ आता है कन्फ्यूजन। आप एक यंग रिलीजन हो जिसमें एक यंग नए ज़माने के जो बुराइयां हैं, तंबाकू, शराब, इनको कहा गया कि मत करो। हमारे सनातन में ऐसा कोई मना नहीं करता ना। मीट को कहते हैं, पर तंबाकू हमारे कभी सोचा नहीं। जब वेद लिखे गए या ग्रंथ लिखे गए हमारे, तब तो तंबाकू कोई इशू नहीं था। आप एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव रिलीजन हो, आप किसी की बात मत सुनो, अपने गुरु साहब को पढ़ो, उनसे समझो, और फिर अपने बुजुर्गों से पूछो। क्योंकि मुझे आज भी विश्वास है कि ये जो यहाँ से भाग के गए ना, ये जो यूके जैसे आप कह रहे थे, ये सारे भगोड़े हैं यहाँ से, और फिर उन्होंने वहाँ जाके वही नस्लें पैदा कर दी आगे। तो वो कैसे उनको बताएंगे कि हम क्या कांड करके आए, हमने क्या किया था और क्यों हम भागे? तो उनको अपना जस्टिफाई करना है। कश्मीर में यही प्रॉब्लम है। कश्मीर में कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को ये नहीं बता पाता कि हम थे जो अपने पड़ोसी के घर में घुसे थे उनकी लड़कियों को उठाने के लिए, जब कश्मीरी पट्टी दबा के। किस मुंह से बोले? तो आप वो बोल नहीं सकते। पंजाब में ये फ़र्क है कि अगर आप अपने दादा दादी के पास बैठोगे, मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है क्योंकि बहुत सिख बुजुर्गों को मैं जानता हूँ जो सच बोलते हैं। उनसे पूछोगे दादू हुआ क्या था, सच बताओ। क्योंकि जैसे जैसे वो नस्ल खत्म हो जाएगी ना, जो जिन्होंने देखा अपने हाथों, और ये वाली नस्ल आ जाएगी, तो आपको सच कभी पता चलेगा नहीं और आप गुमराह ही रहोगे। बाकी आप कनाडा में और उधर बैठ के रेफरेंडम करते रहो, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने शुरू में कहा कि हमारे पंजाब में इतना वो है नहीं जितना बाहर का लोगों को तलखी मची हुई है खालिस्तान बनाने की। तो ये सच्चाइयाँ बच्चों को समझनी चाहिए। बाकी आज़ाद दुनिया है, आज़ादी से रहें, जिसको जो करना करें, क्या कर सकते हैं। नहीं करना साहब, बड़े अच्छा आपने मैसेज दिया। मैं ना बहुत जल्द एक आखिरी जो सवाल है ना वो आपसे मैं पूछता हूँ। अब सिंस टॉपिक भी आपने भगौड़ों का ही लिखा है, बात की है आपने, ये जो भगौड़े टेररिस्ट ये जो भागे हैं,
जो कि आज बाहर बैठे हुए हैं, जहाँ मेजॉरिटी अपनी नेचुरल कॉजेज़ से डेथ मर चुके हैं, और जो जी। बचे हुए हैं, उनको जो ब्लैक लिस्ट पे थे, ये भी बड़ा पता नहीं क्यों इतना नेक काम क्यों किया है बीजेपी की सरकार ने कि उनको बैन उनका लिफ्ट कर दिया कि आप वापस आ सकते हो। क्यों आना बनता भाई इनका? क्यों आने देना है इनको? तो मेरा सवाल ये है कि इनको क्लीन चिट तो आपने दे दी है, पर ये जो बागी हैं, ये जो मारे गए हैं पंजाब में, मेजॉरिटी वो आम सिख नौजवान थे, और उनमें मेजॉरिटी जो थे वो इनोसेंट्स थे, ठीक है? तो इनको बाहर भागने किसने दिया उस ज़माने में? क्या इतना आसान था इंडिया से भागना? इनको पता तो होगा कि मेजर जो टेररिस्ट हैं, इतनी इंटेल तो होगी उस वक़्त भी हमारी इंटेलिजेंस की कि कौन है। तो इसमें क्या ये कांग्रेस के साथ थे या ये उनके अपॉइंटेड बंदे थे? क्योंकि बाद में जाकर भी ये कांग्रेस के साथ तालमेल करते रहे हैं, बाहर बैठे हुए भी। तो इनका क्या सब किस्सा था ये? सारे सारे थे। कांग्रेसी के हमायती भी थे, कांग्रेस के द्वारा खड़े किए हुए लोग भी थे, और कुछ स्मार्ट भी थे। आपको याद है 2 भाई तो जहाज के टायर में घुस के लंदन पहुंच गए थे, और उसमें बेचारा एक तो मर ही गया, हाँ। और दूसरा बाद में उसने असाइलम लिया था। कुछ डेस्परेशन में भी भागे, कि उन्हें केश कटवा के शक्लें बदल के नकली पासपोर्ट बनवा के निकले वहाँ। उस माने में आप समझते हैं कि इंटरनेट, ये हुँ। नेटवर्किंग वगैरह टेक्नोलॉजी थी नहीं। आप पासपोर्ट, एक्चुअली नकली पासपोर्ट इमिग्रेशन से निकल जाते थे, कुछ चेक करने का तरीका ही नहीं होता था। आज तो आप एकदम स्कैन करके पकड़ लेते हो। प्लस गवर्नमेंट में काफ़ी गुर्गे थे जिन्होंने वो काम किया जो उनको काम दिया गया था, उसके बाद वो चुपचाप यहाँ से कट के निकल गए। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। जिन्होंने कुकर्म किए हैं तो उनको तो करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो जितने बकवास करते हैं उनकी तो प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए यहाँ पे। बट आज क्लीन चिट देने का ये मतलब नहीं है कि फाइल्स बंद होगी। देखिए, एक लेवल है जहाँ तक, देखो ये सरकार अभी रुकी है, इसके बाद इन्होंने वापस आना है। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो आज मोदी साहब है ना, तो लोग कहते हैं मोदी साहब बड़े सख्त हैं, तो मैं कहता हूँ जिस दिन जोगी साहब आएंगे तो मोदी साहब को याद करोगे। तो ये किस दिन जी। पलटी मारेगी पता नहीं। तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि यार बंदे बनो, आपका देश है, आप आओ। अगर आज आपको मिला हुआ है छूट और आप बंदा बन के रहना चाहते हो तो आज भी पंजाब आपके लिए खुला है। ये ना हो कि टाइम आपके हाथ से निकल जाए, फिर आप सपने देखते जाओगे कि हमारा एक पंजाब ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ फिर बच्चे सुन के बवरते जाएंगे बाद में। वो क्रिश्चियन महाराजा रंजीत सिंह के खानदान को नहीं छोड़ा इन्होंने यार। आप किस लोगों सारे बैठे हुए बाहर यहाँ तो क्या किया गया शेर पंजाब के खानदान के साथ हमें पता नहीं है। अपना घर अपना होता है, अच्छा है बुरा है, हम सारे एक ही नस्ल हैं, हम एक ही जगह से उठे हुए हैं, हम समझते हैं। बाहर वाला गोरा आपको नहीं समझेगा, वो आपको यूज करेगा। आज अमेरिका के खिलौने बने हुए हो, पन्नू को ठोकने गए थे, अमेरिका ने बचा लिया। CIA के एसेट है, सबको पता है। कब तक कब तक कब क्या पलटेगा, अपना नुकसान करोगे। जुड़े रहो यार, आपके गुरुद्वारे यहाँ हैं, आपके सब कुछ। आप कैसे सिख हो सकते हो अगर आप दरबार साहब नहीं आ सकते? वो सीखो। अब देखो, आपसे इससे बड़ी रब ने इससे बड़ी पनिशमेंट आपको क्या देनी है? आपने तो कर दिया जो करना कांड, आपके जो बच्चे हैं आगे। और देखो, जो पंजाब में भी जब बोलते हैं लोग, तो उनको इस चीज़ मेरे दिल में आती है, अरे इनको परवाह ही नहीं है कि जो हैदराबाद में सिख फैमिली बैठी है, जो चेन्नई में बैठी है, गुवाहाटी में बैठी है। आप भारत के किसी कोने में जाओ, आपको सिख दिखते हैं। और जो पंजाब के बाहर सिख हैं वो सारे के सारे अमीर हैं, समृद्ध हैं। उन्होंने मेहनत की है, सोसाइटी में अपना नाम बनाया, पैसा कमाया। उनकी सेफ्टी की परवाह किसी को नहीं है। और अगर आप खालिस्तान बनाना चाहते हो तो भैया, आपका खालिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह गद्दी तो लाहौर में थी, पहले उनसे मांगो, वो दे रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं तो पंजाब में जाके। और कल को बनाओगे तो क्या आप नदेड़ साहब जाने के लिए और कहीं और जाने के लिए पासपोर्ट लेके आओगे? हैव ए हार्ट यार। अच्छा कर्नल साहब, बीच में बातों में ना मैं पॉइंट से लिखते जा रहा हूँ। मैं पहले ही आपसे पूछ लूँ कि सॉरी, हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, कि आपके पास कितने मिनट आप और दे सकते, फिर मैं उस हिसाब से आपसे सवाल पूछूं। पहले तो मैं जी हाँ, ओके, पहले तो मैंने ये चीज़ जो आपने कही है ना कि देखें, बचपन से अरदास में होता था, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ है, खुले दर्शन दीदार दा ते सेवा, जो मैं वर्ड है मैं गलत यूज़ कर लूँगा, कि खालसा जी को दो, मतलब कि दर्शन दीदार करने का जो है ना हमें वापस दो, ठीक है, मौका। तो अभी क्या आपका इरादा है कि आप उनके जो 2 तख्त हैं, तख्त हज़ूर साहब, 5 तख्त हैं, 2 तख्त आपने फिर उसके लिए अरदास करनी है, हम आपने चलो मान लो फैंटेसी लैंड में आपके बन गया, फिर आपने वीज़े लेके इधर आना है, ठीक है जी, ओके। आज आपको पटना से आने वाले बंदे के साथ पंजाब में प्रॉब्लम है, ठीक है? भैया क्यों आ रहे हैं अब? तो भाई उस हिसाब से तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी भी तो पटना से ही आए थे, ठीक है? खालसा भी तो एक पटना वाले पैदाइश नहीं किया है।
अगर जिस लॉजिक से ये खालिस्तानी बोलते हैं, गुरु नानक देव जी वाज नॉट एन इंडियन बिकॉज ही वाज बोर्न इन व्हाट इज टुडे पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तानी बना देते हैं। अगर बाबा नानक पाकिस्तानी है, ठीक है, वो पाकिस्तान को दे देते हैं, तो भाई गुरु गोविंद सिंह फिर भी पटना के हैं, ठीक है। तो मेरे कर्नल साहब, मैंने सवालों के आज इन्होंने आज तक कोई जवाब दे नहीं पाया जो मैंने ये पूछे हैं, कि मैंने ओपन चैलेंज की थी कि इंडिया सिख के लिए सबसे सेफ, सबसे फ्री कंट्री है। हिंदू के लिए उतनी फ्री नहीं है जितनी सिखों के लिए। आप मुझे बताएं कि कौन सी कंट्री में है कि आप किसी ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर का जो है ना, तलवार के साथ ये जो गुट है इसको उतार के आप बच जाओगे। आप दिल्ली में जाकर वहां जोमेटो डिलीवरी वाला एक सिगरेट पी रहा है, अपना ब्रेक ले रहा है, आपकी तरफ धुआं आ गया, आपने उसका जो है ना वो उतार दिया। आप प्रोटेस्ट करने जाते हो, आप घोड़ों पे बैठे, आपकी तलवार म्यान में होती है, आप उसको पुलिस वालों को मार रहे होते हो। अब लाल किले कौन पे सी चढ़ गए, लाल किले चढ़ पे गए आप चढ़ गए, प्राइम मिनिस्टर को आपने ठोका, आर्मी जनरल्स को आपने मारा, भाई कौन सी कंट्री है? अच्छा, बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ पे तलवारें निकाल लेते हैं, ओके जी। एलए में क्या हुआ था रिसेंटली? शराब चढ़ी हुई सी, तलवार घुमा रहा था खालिस्तानी। मैंने वो वीडियो ट्विटर पे देखी, एक्स पे, पुलिस वाले की 15 सेकंड की है बस। पुलिस वाला आया, आपको व्यू में दिखाई दे रहा है, वो 3 बार बोलता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बा में 3 बार बस, फ्यू फ्यू फ्यू, डन जी, हाँ। गेम खत्म, आपकी आजादी आपको मिल गई, बाय बाय टाटा, हो गया, ठीक है। तो मेरे इसका कोई काउंटर कर नहीं पाया आज तक। इंडिया सबसे फ्री है, इंडिया में आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वही जो उनको पता था भिंडरा वाले को कि नहीं करेंगे, नहीं मारेगा आगे से, मेरा भाई ये नहीं मारेगा, कि मैं जितनी मर्जी शरारतें करूं। पाकिस्तान में आप पार्लियामेंट में घुसो, पाकिस्तान में आपको खुला आपके गुरुओं को, आपके करतारपुर साहब को, ये इनका मुल्ला था, ये खादिम रिजवी कुत्ता, इसने बोला था कि सिखों की गंदगी को मदीना के साथ कंपेयर ना किया जाए, ठीक है। गुरु नानक देव जी के बारे में उसने जो अल्फाज बोले, उसकी मैंने काफी वीडियोस देखी थी। जितने भी आपके पाकिस्तानी भाईचारा वाले लोग हैं, एक तरफ से आपको भाईचारा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी आप फेक जो सेपरेट प्रोफाइल्स होती हैं ना फेसबुक पे, आप देख लो तो उनके ऊपर खादिम रिजवी की लगी हुई है। वही खादिम रिजवी जो बोलता है कि जिसको ज्यादा प्यार है सिखों से, अमृतसर चला जाए, आपका इनके साथ एक ही रिश्ता है, इनके ऊपर चढ़ाई करो और मारो इन सिखों और हिंदुओं को, काफिरों को। ये 99.99% मुसलमान की सोच है व्हेन इट कम्स डाउन टू बी अ मुस्लिम। हमारा इसमें कोई हेट तो नहीं है। मैं नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ, क्या एक काफिर के लिए हदीस पढ़ना हराम है? या तो आप ये बोल दो कि कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, जो आपके में लिखा है वो अपने उसने बोला है रिस्पॉन्स में। तो करना साहब, मैं फाइनल आपको मैं अपना बटरफ्लाई इफेक्ट मैंने जो है ना, जो मैंने समझा वो मैं दे बताता हूँ। सारे मुझे पता है कि मैं अकेला भी अभी बैठ जाता हूँ इनके साथ जिद करने के लिए, ये आते नहीं है। पता है क्यों? ये कोई भी ऐसी चीज बता ही नहीं सकते कि जो बटरफ्लाई इफेक्ट के अंदर आती नहीं है। मेरा बटरफ्लाई इफेक्ट ये है, अगर भिंडरावाला वहां ना बैठा होता, जहां वहां से बाहर आ जाता, ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता तो बीबी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन नहीं होता। बीबी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन नहीं होता तो दिल्ली के सिखों का, और मैं दोबारा एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ, दिल्ली के सिखों का कत्लेआम नहीं होता। वो नहीं होता, उसके बाद में ना तो पंजाब पुलिस के जो इनोसेंट्स को इन्होंने मारा टेररिस्ट को मारते हुए वो होता, और ना ही जसवंत सिंह खालड़ा मारे जाते, और ना ही हम आज इस बर्बादी की सिचुएशन में बैठे होते। तो मेरे आपको फाइनल क्वेश्चन ये है, अगर जरनैल सिंह बराड़ भिंडरांवाले 5 जून को बाहर आ जाते, जहां इवन तब जब इन्होंने आखिरी बार जाके केएस बराड़ ने बोला कि बाहर आ जाओ, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार होता? नहीं होता, नहीं होता। इतना सब्र तो सरकार ने, आपने खुद ही डिफाइन किया कि भारत में बहुत सब्र है, सरकार में बहुत सब्र है। और ये भी हम जानते हैं, बाद में पता चला कि बाबर खालसा वाले अपना कहानी चला रहे थे, फलाना ग्रुप फलाना चला रहा था, वो उसके कंट्रोल में था, उसके कंट्रोल में था। लेकिन फादर फिगर कह लो, या एक सिंबल जो था रेजिस्टेंस का, वो भिंडरावाला था। भिंडरावाला बाहर आ जाता तो उसके बाद बाकियों को निपट लेते आराम से, जैसे बिना बिना वायलेंस के। ये चीज़ें जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ हुआ, इंटरनेशनल हेडलाइंस बड़ी, मियाँ खलीफा आके यहाँ सपोर्ट में बोल गई। तो किसी फार्मर को पूछ लो, भाई तेरे को तकलीफ क्या है? सरकार ने कहा ये फार्मर लॉ है, जिस फार्म लॉ है, जिस सरकार को लगाना है लगाओ, और फार्मर्स को ऑप्शन है कि पुराने सिस्टम में भी चल सकते हैं, नए में भी चल सकते हैं। तो आपने प्रोटेस्ट कर दिया। किसी के जब हम पूछते थे ना दोस्तों से, पढ़े लिखे फौज वाले भी, पंजाबी से हमारे दोस्त से, कि वे एक खामी बता दे
जहाँ तो बोले ना सरकार की ये नए फॉर्मूला लगेंगे, पुराने वाले कैंसिल, तो चलो हम समझ आती है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है शायद आपको अच्छा ना लगे। सरकार कह रही है जिसको पुराने स्टाइल से मंडी से जाना है मंडी से जा ले, जिसको सीधा जाना है वो सीधा चल ले, तो कोई जवाब नहीं। इसी तरीके पूछोगे मोदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, एक्चुअली कोई पूछो, जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। जवाब नहीं है। हाँ, बट मैं क्या है रोज कि बस पूछता हूँ। पूछते रहिए, आप थक जाएंगे, इनके पास जवाब नहीं आने वाला। तो भैया कहते हैं ना, सिख का नाम है सीखना, जी। शिष्य बन के सीखो, अपने गुरु ग्रंथ साहब से सीखो, अपने बुजुर्गों से सीखो, लोगों को अपना दिमाग मत पकड़ाओ। आप जिहादी नहीं हो भाई, आप नहीं कर सकते। और ये जो प्यार का गोली आपको खिलाई जाती है, ये इसको अलतकिया बोलते हैं, उसको भी पढ़ लो। उसके नो बारे में योर हम इनको एडवर्सरी, पढ़ाते हाँ, हैं, बिल्कुल वो इनको पढ़ो रोज तो हम आपको इनके। समझ आएगा कि आपको ये जो भाईचारा है में सिर्फ आप चारा हो, जी आप फीड हो जिसको खाया जाएगा एक दिन। जी अगर हमारी बहनों के साथ तो यूके में हुआ, अगर आपको उससे भी समझ नहीं आई, नए बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर वाहिगुरु आपको बचा सकते हैं। बट मेरे को लगता है कि अभी भी समय है। जी कर्नल साहब, मैं मैं यही हिंदू इनको बोलता हूँ, हूँ एक जी। फौजी हूँ, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, एक फौजी हूँ, मेरे दिल में हमारे सिख भाई बहनों के लिए कोई मलाल नहीं है, जीरो मलाल है। और मैं गारंटी देता हूँ ये 99.9% हिंदूज आपको लिख के खून से लिखने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारे साथ वापस आ जाओ। कोई फायदा नहीं है यार, मत अंग्रेजों की गुलामियां करो, मत बर्बाद हो जाओगे। महाराजा रणजीत सिंह को याद कर लेना जब आपको लगे। और जब मुसलमानों से आपको, जो जिहादियों से, नॉर्मल मुसलमान आपको जफियाँ नहीं डालेगा, ये जो जफियाँ डाल रहे हैं ना वो पर्पस के साथ डाल रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने जो किया गुरु साहब लोगों के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी अब ठीक है, इट्स योर कॉल। जी जी सॉरी। हाँ जी, नहीं नहीं, वह उसी के साथ बात आपकी ऐड करनी थी। ये मुसलमानों के साथ भाईचारा एक तरफा है और हिंदू के साथ नफरत एक तरफी है। ये मैं इनको रोज बताने की कोशिश करता हूँ। एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली। और बाद में आता है कि सिंपल से सवाल है, मैं मलेरकोटले वाले को भी बोलता हूँ जिसने हमारे गुरु साहिबान की शहादत के ऊपर उंगलियां उठाई हैं कि आके मुझे गलत साबित कर दे, वो काफिर का मतलब भी, चलो बात और चली जानी है। मतलब आपको अल्तकिया किया जाता है, इनको पता ही नहीं था अल्तकिया क्या होता है। फार्मर लॉ से लेके भी हम उसके ऊपर भी कवर कर चुके हैं कि ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आपको क्या लगता है मंडियाँ गायब हो जानी थी? वो जो आप जिसको बेचते थे उसी ने अपनी प्राइवेट, अगर मैं आज आपका आड़तिया हूँ, मैं ही अपनी कंपनी रजिस्टर, आपने फिर भी मुझे ही बेचनी थी। अमेरिका में क्या हम अमेरिका बनना चाहते हैं, क्या हम सऊदी बनना चाहते हैं? अमेरिका में तो मंडी नहीं है, कनाडा में तो मंडी नहीं है, यूके, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रसेल्स, आप कहीं भी चले जाओ, जर्मनी में कहीं मंडीज़ हैं क्या? नहीं है। ये उनका सिस्टम है जो हमारा अभी तक चलता आ रहा है। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, ठीक है, वो जल्दबाज़ी करके उनको भी चाहिए था, आई थिंक गलती होगी कि वो इलेक्शंस, इतना तो देखिए पॉलिटिक्स में होता है, उनको था कि शायद बहुत अच्छा लॉ लेके आ रहे हैं, इलेक्शंस में पंजाब में हेल्प होगी, वो पुट्ठा पड़ गया, ठीक है? आपको चाहिए था, ये कोई 6 महीने 1 साल की गेम थी कर्नल साहब, ऑन ग्राउंड आप उनको एजुकेट करो, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर आपको असर डिफरेंट होना था। अभी दूसरा है कि मैं फाइनल आपसे बोलूँगा जी, ये जो सवाल था ना हमारा बटरफ्लाई इफेक्ट वाला, क्या वो बाहर आ जाते भिंडरां वाले तो होता कि नहीं? इसके यहाँ पर फ़ॉलो अप होता है कि 34 और गुरुद्वारों के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ तो भिंडरांवाला नहीं था। तो इसका पहले आप दे दो जवाब, फिर मैं आपको कुलजिंदर सिंह ढिल्लों के बारे में बताऊँगा जो हमारे आ चुके हैं शो पे। जी, 34 और गुरुद्वारों के ऊपर हमला क्यों हुआ? देखो, शाह बेग का प्लान बड़ा सिंपल था, मिलिट्री माइंड था। और उसका ये प्लान यही था कि जैसे यहाँ पे दरबार साहब पे अटैक होगा, फौज आएगी तो पूरे पंजाब में मोबिलाइजेशन होगी। हम सब समझते हैं कि एक सोसाइटी को, एक लोकल सोसाइटी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल है वो लोकल रिलीजियस प्लेस का होता है। स्पेशली मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिरों में हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा, बट कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मंदिरों में भी होगा, अनाउंसमेंट्स होती हैं। तो इंटेलिजेंस भी थी इनके पास। और उस टाइम आई थिंक, अगर मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट आई थिंक 15,000 की 1,15,000 ट्रुप्स थे, पूरे पंजाब को इंच इंच कवर किया हुआ था। तो जो 34 गुरुद्वारे जो जिसको अटैक कहा जाता है, हुँ, ज़्यादा मुझे पता है उन पे अटैक नहीं हुआ था, उनको सराउंड किया गया था, उनको मतलब आइसोलेट किया गया था। हुँ, और एक अटेम्प्ट की गई थी कि हर बंदा जो मार्च करने के लिए तैयार था अमृतसर में दरबार साहब को बचाने के लिए, वो ना हो। अब जैसे आपने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि सिंस मैं उस टाइम खुद सर्विस में नहीं था, उस अब जैसे कश्मीर की बात होती है तो मैंने 11 साल कश्मीर में काटे, तो मुझे चप्पा चप्पा पता, हुँ, आप हुँ, कोई भी हुँ, बात हुँ, पूछ लो। मेरी भी जो नॉलेज है वो जो एज ए यंग बच्चा, जब हम उस टाइम हमारा मीडियम क्या था, बीबीसी रेडियो सुनते थे, ऑल इंडिया हुँ, रेडियो पे तो खबर होती नहीं थी।
और न्यूज़पेपर पंजाब केसरी वगैरह पढ़ते थे, उनको लाला जगत नारायण को वैसे मार रखा था, तो हिंदुस्तान ग्रुप्स गुड टाइम्स ग्रुप का पंगा का वो खबर में भी उन्होंने बोला टेररिस्ट नहीं बोलना, खड़ाकू, वो सब चल रहा था ड्रामा। हमारी जो मेरे को जो समझ है वो ये है कि ये 34 गुरुद्वारा या जितने भी गुरुद्वारा साहब की बात होती है, इन पे किसी पे अटैक नहीं हुआ, इन पे हाँ लोगों को सरेंडर करवाया गया। अब आप क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हो, आपकी फैमिली वहाँ से आती है, तो पॉसिबली यू विल हैव अ बेटर इनपुट। इसके बारे में मैं नॉन कमिटल हूँ बिकॉज आई हैव जी जी जी। तो इसके ऊपर ना मैं आपको एक वो जिनकी बात मैंने बताई थी ना, कुलजिंदर सिंह ढिल्लों, मैं अपने आपको भेजूंगा लिंक उनकी, आप देखना उनकी वाद पे भी वो गए हुए हैं, हाँ, वाद पे अरिहंत के साथ पहले, भी। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, वो वो जो दोनों आए हुए हैं मीनार पे जो जी। मीनार पे हाँ हाँ, ड्यूटी थी जिनकी, टैंकी वाली, हाँ जी, टैंकी पे, टैंकी वाला हाँ मोर्चा। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो उन्होंने ये चीज बताई है कि मैं भूल गया हूँ, 3 के 5 वो खुद भी भूल गए हैं उन 34 गुरुद्वारों में। ये अभी मैं पहले ही जो हमारी बात हुई थी ना कि बाद में मैं बताता हूँ कि क्या इनका प्लान था, ये उसमें आता है। उन्होंने खुद बताया कि 34 गुरुद्वारों में बंदे बिठा रखे थे, हथियार दे रखे थे। प्लान यही था कि अगर, और ये रिकॉर्डेड हैं, भिंडरांवाला ऑन टेप हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़ी हुई है, कि जिस दिन पता लग गया कि हरमंदर साहब ते हमला हो गया, आपो अपनी थावां ते जिम्मेवारी संभाल लियो, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ 20 ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਲੀ ਰਾਮ नहीं दिसना चाहिए, मुसलमाना ते तरस करियो। पंजाब में अगर उस वक्त एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5000 गुरुद्वारे थे, 34वें क्यों हुआ? उसमें कुलजिंदर ढिल्लों ने खुद 3 या 5 गुरुद्वारों में खुद अपने हाथों से जाके हथियार दिए थे। तो उनका प्लान कर्नल साहब ये था कि जैसे जैसे उसने, मैंने बोला ना, ओवर एस्टिमेट कर गए थे अपनी सपोर्ट को भी। हरमंदर साहब पे हमला होता है, ऊपर से पंजाब के लोग भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि डर से आप इतनी ही सपोर्ट ले सकते हो। कोई नहीं बाहर आया, कोई नहीं आया बाहर। ऊपर से वो 34 गुरुद्वारे वाले जो हैं वो हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे, जैसे इन्होंने किया था थ्रू आउट इनकी टेररिज्म। और क्या होगा कि इंडियन फोर्सेस जो है ना वो स्कैटर अराउंड हो जाएंगी, ऊपर से भाईयान आ जाएंगे, भाईयान मदद करने आएंगे हमारी, और वो खालिस्तान तो जिंदाबाद हो जाएगा। नहीं होगा तो हम भाईयान के साथ जाएंगे लाहौर, फिर उत्थे जाके ਅਸੀਂ लस्सियां लुस्सियां पीवांगे ਤੇ ਫਿਰ गुरेला वॉरफेयर करेंगे। तो वो हुआ नहीं। तो ये था। तो इधर से मैं भिंडरांवाले के ऊपर बस यही बोलता हूँ कि अपने, वो बोल रहा था जिसकी शक्ल अपने बाप से नहीं मिलती वो हराम दा। भाई जो अपने बाप की बात नहीं माना, जिसका बाप कह गया है कि इस कौम के ऊपर कभी नहीं भरोसा करना, तो वो क्या की लड्डू तेन देने सी उन्होंने ट्रू। बता गए ना, 10वें पिता बता गए कि भाई इनके ऊपर नहीं भरोसा करना, तो तूने किया तो ठीक है। अभी कर्नल साहब, मैं फाइनल बात आपसे पूछता हूँ, ये मैंने इनको भी बोला था, और हर हिंदू जो भी हमारे आया है ना उसने यही आंसर दिया, तो मैं आपका आंसर लेना चाहता हूँ इस चीज के ऊपर। आज की सरकार है बीजेपी, आज हिंदू फिरका, कोई भी हिंदू फिरका खुश ना हो, वो अयोध्या के राम मंदिर में जाके बैठ जाए हथियार लेकर। अयोध्या में बैंक रॉबरीज हो, सारे हिंदुस्तान में वो बॉम्ब फटाएं। अयोध्या के राम मंदिर के अंदर एक बलजीत कुमारी का जो है उसका रेप भी हो, टॉर्चर भी हो, मर्डर भी हो, यूपी के जो पुलिस है उसका डीआईजी को अंदर मारा जाए, 10 बीएसएफ के जवानों को लेके अंदर जाके मारा जाए, उनके हथियार छीने जाएं। क्या आज के समय की बीजेपी की, चलो हिंदुत्ववादी सरकार, राम मंदिर के ऊपर अटैक करेगी लिबरेट करने के लिए या नहीं करेगी? योगी नहीं छोड़ेगा जी, दिल्ली तो दूर मोदी की तक तो दिल्ली दूर बात की ही नहीं बात है। पहुंची। आपने तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है सर, ये रेड लाइन मजा आ है, गया। रेड जी लाइन है, जी बिल्कुल। जी। तो यही बात है, 1955 में अकाली लीडर्स वहां बैठे थे, वो पंजाबी सूबा लहर चला रहे थे। ठीक है, आपके हक थे, कोई बात नहीं, हम नहीं बोल रहे गलत थे। जो आगे जाके पंजाबी सूबा मिला भी, आपका अकाल तख्त में क्या मतलब था? वो एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, आप वहां क्यों गए? तो पुलिस गई। 84 में आप वहां बैठे हुए थे, आर्मी गई। 86 में, 88 में वही हुआ। मजे वाली बात यह है 88 के बाद आज तक नहीं गई अंदर, और अगर अमृतपाल सिंह जाके बैठेगा तो तो वो फिर फिर जाएगी, जाएगी, फिर जाएगी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सिखों को मैं, आप मुझे बहुत ही लुक फॉरवर्ड किए, जब से मैंने आपको पहली मैसेज की, मैंने फॉरवर्ड लुक किया इस हमारे पॉडकास्ट को, क्योंकि मैं चाहता था कि किसी भी ना इंडियन आर्मी के साथ, जैसे आपने बोला कि मैं सिख हूं और मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, वो भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर। कर्नल साहब, ये बातें सबसे जरूरी हैं। अभी उनकी उम्र हो चुकी है और मुझे नहीं पता उनको कैसे कांटेक्ट करूं। मैं तो चाहता हूं कि के एस बराड़ साहब जी के साथ भी उनकी भी बात इनको सुनाई जाए कि भाई जो उन्होंने संग फाड़ फाड़ के बोला था बाहर आ जाओ, ये नहीं आए बाहर।
तो इनके ऐसे डायलॉग हमारे बहुत ज़रूरी हैं। और फाइनली मैं बस यही सिखों को बताना चाहूँगा कि आज हमने एक इंडियन आर्मी कर्नल के साथ बात की और आपको पूरी चीज़ें बताई हैं, ठीक है? अपनी सोच मैं बार-बार ये बोलता हूँ, सिर्फ़ 5 मिनट भूल जाओ कि तुम खालिस्तानी सोच के हो। दूसरे नज़रिए से देखो, आपको ओसामा बिन लादेन की मूवमेंट, बगदादी की मूवमेंट, हिज़्बुल्लाह की मूवमेंट, फ़लस्तीन की मूवमेंट, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आएगा। एंड पे यही आता है, आप रिलीजियस प्लेस में जाके नहीं करोगे गुंडागर्दी, वहाँ पुलिस और फ़ौज नहीं जाएगी। वो सत्कार, बिल्कुल सत्कार किया, उसको उसको कोई नहीं छेड़ेगा, मतलब ही नहीं। जी। कर्नल साहब, एनी फाइनल मैसेज जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं? यही कहता हूँ कि भाई वाहेगुरु मेहर करे, दिमाग सीधा रखे, जो हो गया हो गया। टू मच ऑफ डिसेक्शन आल्सो डजंट हेल्प बियॉन्ड अ पॉइंट, और स्पेशली जबकि आपको पॉइंट ऑफ व्यू एक ही तरफ से मिल रहा है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप, जैसे मैंने कहा, अपने गुरु जी को मानो, उनके सिखाए तरीके से चलो, आपके इतिहास में आपका फ्यूचर सामने दिखता है। इन्होंने भी कहा कि दशम गुरु जी क्या कह के गए, क्यों कह के गए। अगर आप उनको ही अगर डिसोबे करोगे तो फिर आप कहीं के नहीं, फिर ना आप घर के रहना गार्ड के, फिक्र मत करो, फिर अंत आपका हमें बड़ा क्लियर है कैसे होगा। डोंट डू इट। आप हमारी एसेट हो, हमारे कौम की, हमारे देश की, हमारे धर्म की। हम आपको लग नहीं मानते, आपको देखना है आपने क्या करना है। हमारा दिल आज भी खुला है, तब भी खुला था। बाकी सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, जिसको हमने वोट दिया उसको आपने भी वोट दिया। अगर सरकार से गलती हुई तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उसको सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया था। तब तो हिंदू वाला चक्कर ही नहीं था, हम खुद दबे दबे हुए थे। आपने बड़ी सही एक बात कही कि सिखों को ज़्यादा आज़ादी है भारत के अंदर। जी, जी। अभी बांग्लादेश की जब बिल्कुल। बात होती है चैनल्स पे, तो मैं कहता हूँ यार, कोई बांग्लादेशी हिंदू इंडिया में क्यों आएगा, जब देखेगा हिंदुओं का इंडिया के अंदर क्या हाल है। उसको क्या, वो तो बोला चलो कनाडा वनाडा चलते हैं यार। तो यार थोड़ा जी। इंसान बनो, थोड़ा दिल, हमारी बात मत सुनो यार, ना हुँ। सांगा जी की सुनो ना हमें सुनो, अपना माइंड खोलो। कहते हैं 5 जी। मिनट का आप माइंड खोल के देखो, आपको सब नजर आएगा। आपके आपके सामने लिख के छोड़ के गए हैं गुरु महाराज, उसको पढ़ो आप, सब ठीक हो जी। जाएगा। जी बहुत-बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। मैं बहुत ही लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हम किसी और टॉपिक को भी फ्यूचर में कवर करें। थैंक यू जी, आपका समय देने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल जी आपको। नमस्कार, सत श्री अकाल। ओके जी व्यूअर्स, जो देख रहे हैं अभी हमें ऑलमोस्ट 250 बंदा, प्लीज़ लाइक कर दें। और इसमें एल्गोरिदम से हेल्प आउट होता है एल्गोरिदम में। के जी करम बत्रा कर्नल सर को शत नमन जी, थैंक यू सतनाम पदन जी। ठीक है भाइयों, हम अगली लाइव में मिलते हैं भाइयों और बहनों। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।